हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। पेपर वन के फाइनल प्रिपरेशन के लिए फुल सिलेबस मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ये सवाल स्टूडेंट्स अपकमिंग एग्जामिनेशन में एज इट इज जरूर पूछे जा सकते हैं, इसीलिए हर एक क्वेश्चन के आंसर के साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन और ट्रिक्स बताऊंगी ताकि बहुत इजीली आप सभी करेक्ट आंसर्स को आइडेंटिफाई कर सकें। स्टूडेंट्स, पेपर वन में आप सबको हेल्प करने के लिए एक कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ, जिसमें अगले 30 दिन के अंदर आपको रोज 2 से 3 लाइव लेक्चर्स के साथ पेपर से पहले 100% सिलेबस तो कवर करवाया ही जाएगा। साथ ही आपके रिवीजन के लिए फुल सिलेबस एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज भी दिए जाएंगे, जिसमें कि आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगी जिससे इजीली करेक्ट आंसर को पेपर में आइडेंटिफाई किया जा सकता है। फाइनल प्रिपरेशन के लिए अपडेटेड मॉक टेस्ट है एंड 5000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक है, जो कि एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिलेगा। एंड यकीन रखिए कि इसमें से एज इट इज सवाल पेपर में आपको देखने को मिल सकते हैं। लिमिटेड पीरियड के लिए ये डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। इसके लिए आपको गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप के थ्रू कॉल या मैसेज करके पूरी जानकारी लेनी है। साथ ही स्टूडेंट्स, फ्री वीडियोस और मॉक टेस्ट के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आपको लिखना है कोर्स का नाम। कंटेंट पर जाते ही आप देखोगे कि यूनिट वाइज फोल्डर्स हैं, जिससे कि आप कभी भी किसी भी यूनिट से अपनी रिवीजन को स्टार्ट कर सकते हो। आपके स्टेट के अलावा अदर स्टेट्स के पीवाईक्यूज भी हम आपको देते हैं प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए एक आइडिया मिल जाए कि किस लेवल के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ये एक ऐसा कोर्स है जो डेफिनेटली स्टूडेंट्स आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में हेल्प करेगा। The process of comparing a student's performance against his or her previous performance is known as what? So देखिए, टीचिंग लर्निंग के दौरान जब क्लासरूम में किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को उनके ही पिछले परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर किया जाता है, तो वो कौन सा मूल्यांकन, वो कौन सा असेसमेंट कहलाता है। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवैल्यूएशन सिस्टम के टाइप्स में से ये क्वेश्चन आया है। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए किसी एक बच्चे के यूनिट टेस्ट 1 में कितने मार्क्स आए हैं, यूनिट टेस्ट 2 में, यूनिट टेस्ट 3 में कितने मार्क्स आए हैं, उनको कंपेयर किया जाता है और ये चेक किया जाता है कि स्टूडेंट की प्रोग्रेस जो है वो सही हो रही है या फिर स्टूडेंट और पीछे की तरफ को जा रही है। तो इस इवैल्यूएशन को कहा जाता है, ऑप्शंस हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में तो हम ढूंढते हैं कि बच्चे को लर्निंग में क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो ये वाला तो बिल्कुल नहीं होगा। अगली है समेटिव इवैल्यूएशन, वो होती है जिसमें ग्रेड्स, परसेंटेज या फाइनल रिजल्ट्स बच्चे को बताए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में ऐसी भी कोई बात नहीं की गई है। तीसरा ऑप्शन है इप्सेटिव असेसमेंट, तो ये है इसका सही आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। तो इसको नोट करना है, एग्जाम में इप्सेटिव एक टर्म नई आई है जिससे बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं प्रभा इज एन एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म इनिशिएटेड बाय डीटीएच चैनल्स। देखिए, स्वयं प्रभा हमें पता है कि डीटीएच चैनल सर्विसेज के थ्रू एजुकेशनल प्रोग्राम्स टीवी के जरिए बच्चों तक पहुंचाते हैं एंड इसमें टोटल 40 डीटीएच चैनल्स होते हैं, राइट। स्वयं प्रभा किनके द्वारा प्रारंभ किया गया था? ऑप्शंस है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जिसको MHRD के नाम से जाना जाता है, अब इसका नाम बदल दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। दूसरा है यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन या फिर ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसको अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन MOE का नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स, अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है और आप चाहते हो कि ऐसे ही क्विक MCQ सेशंस को हम एग्जामिनेशन तक कंटिन्यू करें, तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बता सकते हो। एंड ये क्वेश्चन सीरीज बहुत हेल्प करेगी आपका पूरा सिलेबस इजीली कवर करने में। अरेंज द स्टेजेस ऑफ पियाजे's थियोरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर। देखिए, पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास के लिए, मेंटल डेवलपमेंट के लिए कुछ थ्योरीज बनाई थी, जिसमें कि वो 4 स्टेजेस पर काम करते हैं। ओके, ये 4 स्टेजेस के नाम आपके सामने दिए हुए हैं, आपको इनको सिर्फ एक असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में अरेंज करना है। सबसे पहले जो छोटे बच्चे से शुरुआत पियाजे ने की थी, इनका कहना था कि जो सबसे छोटा 0 से 2 साल का बच्चा होता है, वो जो भी चीजें सीखता है वो अपनी सेंसेस यानी कि अपनी इंद्रियों से सीखता है। आसपास के लोगों को सुनकर, उनको ध्यान देकर, उन सब चीजों से छोटा बच्चा सीखता है सेंसेस से। तो सेंसेस से आपने याद रखना है सेंसरी मोटर स्टेज।
तो सेंसरी मोटर स्टेज होगा हमारा सबसे पहला ऑप्शन। ओके, सो सेंसरी मोटर स्टेज दैट इज ऑप्शन नंबर सी। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो सिर्फ एक ही ऐसा क्वेश्चन है, एक ही ऐसा ऑप्शन है जहां पर सी से हम शुरुआत कर रहे हैं। बाकी के भी देख लेते हैं। अगला है प्री ऑपरेशनल, जिसमें कि 2 से 5 साल तक के बच्चे को इंक्लूड किया जाता है। ऑलरेडी ये वीडियोस हमने ऐप में पड़ी हुई हैं, आप उसको जरूर देख सकते हो, लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड कर दूंगी। तीसरा स्टेज आता है कंक्रीट ऑपरेशनल, जिसमें कि 5 से 7 साल के बच्चे को कंसीडर किया जाता है। और लास्ट आता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें कि 7 से 12 साल का बच्चा इंक्लूड किया जाता है। ओके, अब इसके कीवर्ड्स हैं, जैसे सेंसरी मोटर के कीवर्ड है सेंसेस, अपनी इंद्रियों से बच्चा सीखता है। कंक्रीट ऑपरेशनल में बच्चा इमेजिनरी जिंदगी में जीता है, यानी कि इमेजिनरी जिंदगी मतलब वो सब सुपर हीरोज ये सब चीजों को ना सच मानते हैं। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं। एंड सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक टू प्रोवाइड राइट काइंड ऑफ सपोर्ट इन राइट अमाउंट एट राइट टाइम टू इंक्रीज चाइल्ड्स कॉम्पिटेंसी। ओके, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है, पहले ये बताती हूँ कि ये टॉपिक कौन सा है। ये है आपके पास कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप मॉडल। सो मॉडल्स ऑफ टीचिंग में CAM मॉडल हमने पढ़ा था, उसके कुछ स्टेप्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं। ठीक है, इसमें बोला है कि किसी एक पर्सन को, किसी एक स्टूडेंट को अगर हम गाइडेंस देते हैं, उनको हम किसी भी टॉपिक के लिए गाइड कर रहे हैं, उनको प्रॉपर सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन समय के साथ साथ, अब हमेशा तो एक बच्चे को हम किसी काम के लिए सपोर्ट नहीं देंगे, समय के साथ साथ वो सपोर्ट जैसे जैसे हम हमें करते रहना चाहिए, जैसे जैसे वो बच्चा सीखता जाता है। तो इस टर्म को, इस टेक्निक को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस आर स्कैफोल्डिंग, असिस्टेंस, अकोमोडेशन या फिर स्कीमास। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 दैट इज स्कैफोल्डिंग। सो कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप मॉडल में हमारे पास 6 स्टेप्स होते हैं, जिसमें से थर्ड स्टेप होता है हमारा स्कैफोल्डिंग। अब यहाँ पर एक होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, मुझे बताइए कि मुझे कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप मॉडल के स्टेप्स आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये नहीं आते हैं, ठीक है, नहीं पता कि स्टेप्स क्या है, तो भी आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसके जो वीडियो है उसका लिंक आपके साथ फिर शेयर कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी स्ट्रेटेजीज ऑफ कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप टू डेवलप हायर ऑर्डर स्किल्स अमंग लर्नर्स। सो यही वो मॉडल है जिसकी हम बात कर रहे थे। ओके, संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता की रणनीति इसको कहा जाता है। ये मॉडल हमें बताता है कि जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो तो वहां पर डायरेक्ट आपको काम नहीं दे दिया जाता, पहले वो ऑर्गेनाइजेशन आपको सिखाती है कि कैसे उनके सॉफ्टवेयर्स, कैसे उनके प्रोडक्ट्स को आपको यूज करना है। सो इसमें कुछ स्ट्रेटेजीज हैं हायर ऑर्डर स्किल डेवलपमेंट के लिए जो यूज की जाती है। ऑप्शंस है मेंटरिंग, कोलैबोरेशन, सोशलाइजिंग। सेकेंड ऑप्शन भी आप देख सकते हो, इसमें बोला गया है, सेकेंड ऑप्शन में बोला गया है मॉडलिंग, कोचिंग एंड स्कैफोल्डिंग। तो ये वाला तो एक बिल्कुल सही ऑप्शन आप लोगों के सामने है। ठीक है, मॉडलिंग यानी कि पहले जो आपका ट्रेनर है वो आपको काम करके दिखाएंगे, आपने सिर्फ उनको देखना है। उसके बाद कोचिंग आता है, उसके बाद इसमें बोला जाता है कि जो अभी तक आपने देखा उसको एक बार खुद ट्राई करने की कोशिश कीजिए। और स्कैफोल्डिंग होता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे हमें लगेगा कि 1 दिन बाद 2 दिन बाद आप काम सीख रहे हो, हम अपनी गाइडेंस जो है, हम आपके साथ अपना नॉलेज तो शेयर करते रहेंगे, हम अपना जो सपोर्ट है वो धीरे धीरे कम करते रहेंगे। ये होता है स्कैफोल्डिंग में। सो ऑप्शन बी तो सही है। एंड दूसरा ऑप्शन आ जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, दैट इज आर्टिकुलेशन, रिफ्लेक्शन एंड एक्सप्लोरेशन। सो लास्ट क्वेश्चन में जो 6 स्टेप्स मैंने बोले थे, ये वही 6 हैं। 1 2 3, शुरू के 3 ये है, फिर 4th 5th एंड 6th ये है। आर्टिकुलेशन आपको बोलता है कि जो भी आप कर रहे हो उसको बोल बोल के करो, ताकि सामने जिन्होंने आपको ट्रेनिंग दी है वो उस चीज को सुने। रिफ्लेक्शन होता है कि जो काम आपने किया उसका सेल्फ इवैल्यूएशन आपको करना है। एंड एक्सप्लोरेशन होता है कि जो भी चीजें आपने सीखी, अब उनसे थोड़ा आगे बढ़कर आप खुद कुछ नई चीज डेवलप करने की कोशिश कीजिए। क्लियर है? मैं उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं।
Next question is, which of the following statements best describe brainstorming method of teaching? So brainstorming, बुद्धिशीलता, ये क्या होती है? ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड हमें बोलती है जिसमें कि बहुत सारे आइडियाज को जनरेट किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग में स्टूडेंट्स के ग्रुप होते हैं, उनको एक टॉपिक दिया जाता है और जो भी उनको उस चीज का नॉलेज है या नहीं है वो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हर एक स्टूडेंट जिनको नॉलेज नहीं होता वो भी इसमें बहुत कुछ सीखते हैं और बहुत से आइडियाज को भी जनरेट करते हैं। तो सही आंसर है 1। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच? सो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच यानी कि जिसमें कि स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है। ओके, स्टूडेंट्स जैसा पढ़ना चाहते हैं, इजी वे में उनको पढ़ाया जाता है। सो ये क्या होता है? रिजिड करिकुलम, टफ करिकुलम नहीं होता है। देन वी हैव सेंटर्ड ऑन कोऑपरेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, यानी कि इसमें बोला गया है कि जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके साथ बच्चों को बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में पढ़ाया जाता है, तो ये सही होगा। इट इज मेनली सेंटर्ड ऑन टीचर्स नीड, टीचर्स नीड है तो ये टीचर सेंटर होगा, लर्नर सेंटर नहीं होगा। इट लेज एम्फसाइज ऑन वेरिएबिलिटी ऑफ एक्सपोजर, ठीक है, यानी कि इसमें कुछ नया बच्चों को सिखाया जाता है, अलग अलग तरीके से बच्चों को पढ़ाकर यहाँ पर नई चीजें सिखाई जाती है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी एंड डी, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। द चैनल्स ऑफ स्वयं प्रभा आर अपलिंक्ड फ्रॉम बायसैग। सो बायसैग कहाँ पर है ये पूछा गया है, ठीक है। जितने भी चैनल्स है स्वयं प्रभा में वो बायसैग ने ही हैंडल किए हुए हैं, यही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और इनका ऑफिस है गांधीनगर, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which assessment will be given to learners during the course of instruction rather than after it is completed? So ये क्वेश्चन का आंसर देखिए, मैं आपको नहीं बताऊंगी, जो बच्चे रेगुलर मेरे पास पढ़ रहे हैं उनको इसका आंसर जरूर आता होगा, है ना। तो मुझे बताइए कि कक्षा के दौरान जो इवैल्यूएशन, जो मूल्यांकन होता है वो कौन सा मूल्यांकन होता है? तो इसका सही आंसर कमेंट करके बताइए। नहीं आता है तो भी कमेंट कर दीजिए ताकि मैं उस वीडियो का लिंक आपको दे दूं। Next is, which of the following statements best describe summative evaluation in evaluation procedure? So summative evaluation होता है at the end of the session, जैसे कि आपके final exams होते हैं जहां पर आपको grades दिए जाते हैं। ओके, सो जहां पर भी स्टूडेंट्स ये टर्म नजर आएगी grades, that means we are talking about summative evaluation. Next question is, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच इज सेंटर्ड ऑन टीचर्स नीड। ये सेम क्वेश्चन देखो मैंने क्यों ऐड किया है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहती थी कि PYQs में वही चीजें, वही स्टेटमेंट्स अलग अलग तरीके से पूछी जाती है। अभी हमने पढ़ा कि लर्नर सेंटर्ड है तो वो टीचर की नीड पर क्यों फोकस करेगा, तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट तो गलत हो गई। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच इज सेंटर्ड ऑन कोऑपरेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। ओके, तो ये बिल्कुल सही है, सेम क्वेश्चन आया है, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। A learner combines his or her previous schemas और modifies them as per new experiences। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो जो हमने अभी कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप मॉडल पढ़ा था उसी में से ये टर्म उठाई गई है। तो देखिए इसमें बोला है कि एक पर्सन के पास अगर कोई पुराना नॉलेज है, मान लीजिए एक छोटे बच्चे को पता है कि जिसके पास 4 लेग्स होती हैं, 1 टेल होती है, वो क्या होता है, वो डॉग होता है। दूसरी बार बच्चे ने आकर, बच्चे के सामने कैट आ गई, बच्चे ने उसको भी डॉग बोल दिया, लेकिन फिर हमने उस बच्चे को बताया कि डिफरेंस क्या होता है कैट और डॉग में, ठीक है, वो कैसे उनकी आवाज होती है, क्या डिफरेंस होते हैं, ये हमने बच्चे को बताया। तो यही चीज होती है जो इस क्वेश्चन में पूछी गई है कि लर्नर ने कंबाइन किया अपना प्रीवियस नॉलेज और अपने नए एक्सपीरियंस को भी ऐड किया और उस चीज को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, स्कीमा को हम क्या बोलते हैं? अकोमोडेशन, असिमिलेशन, अडेप्टेशन या फिर इक्विलिब्रेशन। सो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज अकोमोडेशन। ओके, पुराने नॉलेज को तो रखा ही, साथ ही नया नॉलेज भी हमने दिया और डिफरेंस भी बताया कि दोनों में क्या फर्क था, दैट इज कॉल्ड अकोमोडेशन। असिमिलेशन का मतलब होता है आत्मसात्करण। असिमिलेशन यहां तक था जब उस बच्चे ने 4 लेग्स 1 टेल को देख करके कैट को डॉग बोल दिया। अभी उनको नया नॉलेज नहीं दिया, हमने डिफरेंस नहीं बताया, अभी सिर्फ बच्चे ने पुराने नॉलेज को यूज किया किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को देखने के बाद। ओके, कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में तो इस पे भी सेपरेट वीडियो ऑलरेडी है, उसको भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल्स कम अंडर टेक्निकल साइंटिफिक मॉडल? सो TSC,
टेक्निकल साइंटिफिक मॉडल से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो इसका सही आंसर है टाबाज मॉडल। एग्जाम में इसी क्वेश्चन को घुमाकर पूछा गया था लास्ट टाइम कि टाबाज मॉडल आपका टेक्निकल साइंटिफिक मॉडल होता है या फिर नहीं होता है, तो आपका सही आंसर आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ गुड टीचिंग। गुड टीचिंग की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं? रिस्पॉन्सिव ह्यूमन एनवायरमेंट टू फोस्टर एक्सप्लोरेशन। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि जो बच्चे एक्सप्लोर करते हैं चीजों को, कुछ नई चीजों को सीखते हैं, वैसा एक एनवायरमेंट बच्चों को बनाकर देना, तो ये बिल्कुल सही है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम एक गुड टीचर बन सकते हैं। अगला है अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिवनेस टू द चिल्ड्रन एंड द ग्रुप। अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब है कि बच्चों को सिखाना कि कक्षा में, ग्रुप में आप कैसे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हो। नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर बिल्कुल सही है। मेंटेनिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, आपस में स्टूडेंट्स का टीचर्स के साथ कैसा रिलेशन होना चाहिए। स्ट्रिक्ट एडहेरेंस ऑफ अ रिजिड टीचिंग प्लान। टफ टीचिंग प्लान्स अगर लेकर आएंगे तो हमारी टीचिंग कभी भी अच्छी नहीं होगी, तो इसलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ए, बी, सी एंड डी। Next question, which of the following is a major advantage of online learning over offline learning? So online learning over offline learning का क्या मतलब है कि ऑनलाइन लर्निंग के क्या क्या फायदे हैं अगर हम उसको ऑफलाइन लर्निंग के साथ कंपेयर करते हैं। तो लिमिटेड एक्सेस, कि कम समय तक, जब तक कक्षा में टीचर है तब तक ही पढ़ेंगे, ऐसा तो नहीं होता है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है, जैसे अभी देखिए ये सेशन में मान लीजिए 9 PM पे अपलोड कर रही हूँ, ठीक है, आप लोग कोई इमीडिएटली देख लोगे, कई लोग 2-3 दिन बाद देखोगे, कई शायद हो सकता है बहुत महीनों बाद भी देख रहे हो। तो ऑनलाइन हमें ये फ्लेक्सिबिलिटी का एक एडवांटेज देता है। कॉस्ट भी ज्यादा नहीं होती, अभी बहुत बच्चे हैं जो यूट्यूब पर फ्री वीडियोस ही देख रहे हैं, ठीक है, तो कॉस्ट भी ज्यादा नहीं होती, इंटर एक्टिविटीज भी इसमें नहीं होती, तो फ्लेक्सिबिलिटी होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट। कोलैबोरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट हमें बताता है, हर एक बच्चे को बताता है कि अगर कंबाइन होकर आपको टास्क कैसे कंप्लीट करना है, एक साथ मिलकर बच्चों को कैसे किसी टास्क को पूरा करना है। ओके, सो ऑप्शंस है इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन स्किल्स। एक साथ बैठकर जब बच्चों को मान लो कोई टास्क दे दिया, कोई प्रोजेक्ट दे दिया हमने करने के लिए, तो ऐसे बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ती है, वो आपस में बातचीत करना सीखते हैं, अपने मन की बातों को प्रेजेंट करना सीखते हैं, तो ए तो बिल्कुल सही ऑप्शन है। ओके, दूसरा ऑप्शन है डिक्रीज्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। डिक्रीज्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ, नहीं, इसमें अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, घटती नहीं है, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत है। इंक्रीज्ड मोटिवेशन, मोटिवेटेड होते हैं बच्चे, उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है बोलने की, फीडबैक देने की, ठीक है। एनहांस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, यहाँ पर बच्चा सीखता है कि अगर किसी प्रॉब्लम में हम फंस जाते हैं तो कैसे बाहर निकलना है। तो सिर्फ ऑप्शन नंबर बी गलत है, बाकी सब सही है, तो यहाँ पर देख लीजिए ये है आपका सही आंसर। ओके, नेक्स्ट इज which of the following is a game based platform used in educational institutions to create quiz, conversations and survey। अब कक्षा में अगर आपको पढ़ाना है हमें, और मान लो हम क्लास को थोड़ा इंटरेक्टिव बनाना चाहते हो, जिसके लिए हमने थोड़ा एक क्विज स्टार्ट कर दिया। अब क्विज के लिए हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर तो होना चाहिए ना, कुछ प्लेटफॉर्म तो होना चाहिए जिसपे हम क्विज बनाएंगे, तो वो कौन सा एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है? ऑप्शंस हैं आपके पास, क्लासक्राफ्ट, पेडलेट, गूगल क्लासरूम या फिर कहूत। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज कहूत। अब ये देखिए पेडलेट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका आंसर भी मुझे बताइए कमेंट करके कि पेडलेट क्या होता है। जैसे कहूत होता है ना, आपका क्विज वगैरह देता है, आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाता है जिसमें बच्चे गेम्स के साथ साथ सीख सकते हैं कुछ भी, और एक टीचर भी कहूत में जाकर खुद के अपने एंड पर क्विजेस बना सकते हैं। वैसे पेडलेट किस लिए बनाया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Which of the following are game based learning platform? So खेल खेल में बच्चों को सिखाना अगर चाहते हैं तो कौन कौन सी चीजें उसमें है, तो देखो सबसे पहले कहूत तो हो गई, अभी हमने देखा, तो इसमें भी ए ऑप्शन नहीं है, इसमें भी ए ऑप्शन नहीं है, अच्छा इसमें ए यहाँ पर है, ठीक है, इसमें ए ऑप्शन नहीं है, इसको हमने पहले ही डिलीट कर देना है। देन वी हैव बी ऑप्शन जिसका नाम है
सोक्रेटिव, ये भी आप लोगों को गेम्स के थ्रू ही बच्चों को सिखाने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है। क्विज नाम का भी एक एप्लीकेशन है जो कि टीचर्स को हेल्प करता है कि वो अपने जो भी क्वेश्चंस बच्चों से पूछना चाहते हैं वो कैसे इंटरेक्टिव वे में गेम्स के जरिए बच्चों से पूछें। ई पीजी पाठशाला नहीं आएगा, एडमोडो भी नहीं आएगा। ओके, तो सही आंसर है ए, बी एंड सी। ये देखिए पेडलेट का क्वेश्चन मैंने पूछा था अभी, ये PYQ है आपके सामने। Padlet is a game-based platform used in educational institutions to create quiz, conversations and surveys. तो ये तो Padlet की डेफिनेशन नहीं है ना? नहीं है ना? ये किसकी है? Kahoot की डेफिनेशन है, अभी हमने पढ़ा। तो देखो स्टूडेंट्स, अब तो मुझे पूरा पता है कि आप लोग अब तक तो समझ ही गए होंगे कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अगर आपने वो Kahoot वाला अच्छे से पढ़ा होता तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल गलत नहीं हो सकता था, है ना? तो इसीलिए PYQs प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है। स्टेटमेंट 2 बोलती है सीसॉ इज एन ऐप बेस्ड प्लेटफॉर्म दैट अलाउ स्टूडेंट टू वर्क टुगेदर ऑन टेक्स्ट्स, पीडीएफ्स, ड्राइंग्स एंड वीडियोस एक्सेट्रा। तो सीसॉ एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म होता है जो कि बच्चों को बोलता है कि आपको पीडीएफ शेयर करनी है, ड्राइंग्स शेयर करनी है, वीडियोस के जरिए कुछ सीखना है, तो वो सब बच्चे कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट एंड सेकंड इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। Which tools will be used to prepare schedules and class timetables? So class timetables अगर बच्चों के लिए बनाना है एज अ टीचर आपको, तो कौन से सॉफ्टवेयर्स को आप यूज कर सकते हो, कौन से प्लेटफॉर्म्स आपको मिलते हैं? ऑप्शंस है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। सो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक भी आपको ये हेल्प करता है। ट्रेलो भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि क्लास में टाइम टेबल बनाने में आपको मदद करता है। एंड गूगल कैलेंडर्स। टैली तो नहीं है, टैली तो अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है, राइट? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी ओनली। सर्वे रिसर्च इज वन ऑफ द की मेथड्स इन। सो सर्वेक्षण अनुसंधान जो होता है ये मेन मेथड कौन से टाइप की रिसर्च में, कहां पर सबसे ज्यादा इस मेथड को अहमियत दी जाती है? फिजिक्स में, हिस्ट्री में, सोशियोलॉजी में या फिर हर्मेनेटिक्स में? सो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं कि सर्वे मेथड क्या होता है। सर्वे रिसर्च बेसिकली एक सिंपल सा प्रोसेस होता है जिसमें जो भी रिसर्चर होते हैं वो सर्वे करते हैं और उस सर्वे का फिर एक अलग से रिपोर्ट बनाई जाती है, ठीक है? इसमें डेटा को कलेक्ट किया जाता है एंड स्टेटिस्टिक्स के थ्रू उस डेटा को प्रेजेंट भी करवाया जाता है। अब सर्वे रिसर्च से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होती है जिसको कहा जाता है पॉजिटिविज्म, ठीक है? पॉजिटिविज्म एक्चुअल में एक ऐसा अप्रोच होता है सर्वे रिसर्च के अंदर जो कि हमेशा फोकस्ड रहता है सोसाइटी से रिलेटेड रिसर्च के लिए, या सोसाइटी से रिलेटेड स्टडी अगर हमें करनी है तो उसके लिए पॉजिटिविज्म को यूज किया जाता है, जो कि सर्वे रिसर्च का एक टाइप है। तो अगर ये रिलेशन आप समझ गए हो तो आपको पता चल चुका होगा कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, सोशियोलॉजी। ओके, एंड ये जो पॉजिटिविज्म वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया ये 2021 के क्वेश्चन में भी एज इट इज पूछा गया था। ओके, सो इस तरीके से सर्वे रिसर्च मेजरली सोशियोलॉजी में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज methods of social research are directly linked to different visions of what? सो सोशल रिसर्च है, इसका आंसर तो आपको पता ही होगा, क्या है? सोशल रियलिटी। ओके, सो सोशल रिसर्च मेथडोलॉजीज जो होती हैं वो दो टाइप में उसको बांटा जाता है। एक होता है क्वालिटेटिव और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव। ओके, सो सोशल रिसर्च में जो क्वांटिटेटिव डिजाइन होता है वो सोशल फिनोमिना, उसके एविडेंस पर ज्यादा ध्यान देता है। सो ये सब ऐसी चीजें हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन से गुणात्मक शोध प्रश्नों के प्रमुख प्रकार माने जाते हैं? ओके, सो यहाँ पर आपसे क्वालिटेटिव रिसर्च क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब देखो, मैं आपको थ्योरी सेशंस अगर आपने मेरे देखे हैं तो मैं उसमें आपको बता चुकी हूँ कि रिसर्च के टाइप्स में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, ये दो टाइप्स को अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके अंदर कौन कौन से टाइप्स आते हैं उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। 80% क्वेश्चंस आपके यहीं से सॉल्व हो जाते हैं।
ठीक है। सो क्वालिटेटिव रिसर्च के मेजर क्वेश्चंस की बात की गई है। सो इसमें सबसे पहले आ जाएगा कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेप्चुअल, कॉज एंड कंसिक्वेंस स्पाइट, ठीक है। दूसरा है प्रिडिक्टिव, नेक्स्ट है इवेल्युएटिव एंड डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। सो ये इसमें समझने का कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली ये एज इट इज स्टेटमेंट्स में आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एक और क्वेश्चन क्वालिटेटिव के रिलेटेड एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार कि क्वालिटेटिव रिसर्च का एक एग्जाम्पल बताइए। सो इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल होता है ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च, ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च, ठीक है। पहले मैं आपको क्वालिटेटिव रिसर्च को क्लियर कर देती हूँ। ये एक ऐसा रिसर्च होता है जिसमें कि पार्टिसिपेंट जो होता है उसकी ऑब्जर्वेशन, उनकी केस स्टडी और उनका जो भी रिजल्ट होता है उस चीज को अच्छे से मैनेज किया जाता है, उसकी क्वांटिटी, उसकी प्रैक्टिस सेटिंग्स पर मेजर फोकस रखा जाता है। एंड इसका जो एग्जांपल मैंने बताया ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च, ये बेसिकली एक सिस्टमैटिक मेथड होता है जो कि क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइम एंड कॉस्ट आर नॉट रेलेवेंट इन डिटरमाइनिंग दी सैंपल साइज। इसमें कहा है कि जब भी हम रिसर्च के दौरान उसका सैंपल साइज देख रहे होते हैं तो उसमें टाइम और कॉस्ट की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ती। स्टेटमेंट 2 बोलती है, तो ये वाली स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। स्टेटमेंट 2 बोलती है यूनिट नॉन रिस्पॉन्स एंड आइटम नॉन रिस्पॉन्स डू नॉट मैटर इन डिसाइडिंग द सैम्पलिंग एरर। सो ये दो टर्म्स होती है, यूनिट नॉन रिस्पॉन्स और आइटम नॉन रिस्पॉन्स। इनका भी कहा है कि जब हम सैंपल साइज को सिलेक्ट कर रहे होते हैं, सैंपल एरर्स को डिसाइड कर रहे होते हैं या फाइंड आउट कर रहे होते हैं, तो इसमें इनका रिस्पॉन्स की कोई जरूरत नहीं होती। अब पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि सैम्पलिंग क्या होता है। अब देखिए, मान लीजिए किसी कॉलेज में आप जा रहे हो रिसर्च के काम से रिलेटेड, वहां पर 1000 बच्चे हैं। अब 1000 लोगों से सर्वे करना, 1000 लोगों के व्यूज लेना तो बहुत टफ हो जाता है। तो ऐसे केस में आप क्या करते हो, ये पूरी अगर पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, इसमें से आप कुछ सैंपल सेलेक्ट करते हो, कुछ नमूना उठाते हो। जैसे मान लीजिए 1000 में से 50 लोग आपने उठा लिए एंड सिर्फ उन्हीं के व्यूज आप लोगे। ये बेसिक्स इंट्रोडक्शन है एंड बाकी डिटेल में हम चीजें कर चुके हैं। लिंक्स सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल फॉल्स हैं, ठीक है। When the consistency of data collected is measured at different points of time, it is identified as test, retest, reliability. Next is change of behavior in people after they come to know they are participating in a research project to produce result that do not have validity is known as. So direct definition यहाँ पर दी गई है। देखो इसमें पूछा है कुछ लोग हैं जिनके बिहेवियर में चेंज हो रहा है। किसके बाद चेंज हो रहा है? आफ्टर दे कम टू नो दे आर पार्टिसिपेटिंग इन अ रिसर्च प्रोजेक्ट। जब उन लोगों को पता चलता है कि वो किसी रिसर्च प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भागीदार हो रहे हैं, तो उसके बाद उनके बिहेवियर में चेंज हो जाता है। फॉर टू प्रोड्यूस रिजल्ट दैट डू नॉट हैव वैलिडिटी, एक ऐसे रिजल्ट को प्रोड्यूस करने के लिए जिसकी वैधता ही नहीं है, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको हॉथरॉन इफेक्ट कहा जाता है। मतलब एक पर्सन से अगर आप पूछ रहे हो उनके व्यूज, तो उनको पता है कि एक रिसर्च सैंपल, एज अ रिसर्च सैंपल उनको सेलेक्ट किया गया है, और ऐसे में वो पर्सन जो नहीं है वो प्रिटेंड करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें क्या होगा, आप तो अपना काम कर रहे हो लेकिन आपके रिसर्च का रिजल्ट गलत भी आ सकता है। ओके, देखो इसको नागफनी प्रभाव कहा गया है। नागफनी से आई होप आप लोगों को बहुत इजीली कॉन्सेप्ट समझ आ चुका होगा, ठीक है। Some of the threats to internal validity in research are, अनुसंधान में आंतरिक वैधता के कुछ खतरे होते हैं। जिन खतरों में आता है सबसे पहले एट्रीशन, हिस्ट्री और मैच्योरेशन, ठीक है। क्या संघर्ष है, किसी पर्सन ने रिसर्च में क्या क्या काम किए हैं, क्या क्या संघर्ष किया है, उनका इतिहास क्या है और कितने वो मेच्योर है। तो ये किसी भी रिसर्च की इंटरनल वैलिडिटी के थ्रेट्स कहलाते हैं।
एग्जाम्पल में क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन बहुत बार आता है। अब ये मैंने आप लोगों को एक होमवर्क क्वेश्चन दे दिया कि बताइए मुझे कमेंट करके क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्या होता है। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो भी आप क्या कर सकते हो, मुझे कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट इज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इन फोकस ग्रुप डिस्कशंस the moderator is supported to provide a liberal climate for participant to open up। ठीक है, जो फोकस ग्रुप होते हैं उसमें मॉडरेटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स आए हैं, जितने भी भागीदार उसमें आए हैं, प्रतिभागी उसमें आए हैं, उनके लिए एक लिबरल सा क्लाइमेट रखें, उदार सा वातावरण रखें, उस जगह का नॉर्मल सा माहौल होना चाहिए। स्टेटमेंट 2 बोलती है पार्टिसिपेंट्स ऑफ फोकस्ड ग्रुप डिस्कशंस शुड रेंट इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस फॉर कंपैरिजन। ठीक है, इन प्रतिभागियों को तुलना के लिए व्यक्तिगत अनुभवों की शेखी बघारनी चाहिए। तो इसमें करेक्ट आंसर है कि पहली स्टेटमेंट तो ट्रू है, लेकिन देखो यहाँ पर कहा है दे शुड रेंट इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस फॉर कंपैरिजन, यानी कि इसमें जितने भी लोग हैं उनको अपने आप को दूसरे से कंपेयर करने के लिए बड़ी बड़ी बातें करनी चाहिए। इसमें लिखा है ना शेखी बघारनी चाहिए, तो ये है शुड नॉट रेंट। ठीक है, दे शुड नॉट रेंट होना चाहिए। सो इसीलिए स्टेटमेंट 2 बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट इज which of the following are included among the institutes of agricultural research। सो एग्रीकल्चरल रिसर्च इंडिया में बहुत सारे हैं। ठीक है, सो उससे रिलेटेड यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा बेस्ट है। सो ये जून 2023 सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम बाकी के क्वेश्चंस देखेंगे मार्च 2023 वाली शिफ्ट के। ठीक है, सो इसमें आपके पास करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव आर द इंस्टीट्यूशंस ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस आर अ कैटेगरी ऑफ विच टाइप ऑफ रिसर्च। सो देखिए पहले आपको ये बताती हूँ कि रिसर्च में हमारे पास दो टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें पहला होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन और दूसरा होता है क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन, जिसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। सो ओपन एंडेड क्वेश्चंस वो होते हैं जिसका आंसर हम ओपनली देते हैं। ओपनली आंसर देने का मतलब है कि डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पे हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर देते हैं। एंड क्लोज्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस वो होते हैं जिसमें हमें डिटेल में नहीं जाना, जैसे कि एमसीक्यूज या फिर ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चंस। ओके, सो ये ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। अब यहाँ पर पूछा है कि किस रिसर्च के अंदर ये आते हैं, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, एथनोग्राफिक या फिर सर्वे रिसर्च। सो इस क्वेश्चन में देख सकते हैं आप लोग, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 दैट इज क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होता है ना, ये हमें बोलता है कि आपको शॉर्ट फॉर्म में बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट जाकर के आंसर देना है, लेकिन वहीं पर क्वालिटेटिव रिसर्च हमें बोलता है कि आपने जो भी रिजल्ट फाइंडिंग्स निकाली है उसके साथ जो भी आपके इमोशंस हैं उसको आप यहाँ पे डिटेल में भी प्रेजेंट कर सकते हो। सो इसलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लोरिंग द आइडियाज एंड फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस इज डन इन विच टाइप ऑफ रिसर्च। ओके, सो देखिए रिसर्च में जैसे आज हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव की बात कर रहे हैं, तो रिसर्च हमें बोलता है कि सबसे पहले आपके माइंड में जो भी आइडिया है उसको अच्छे से समझो, उसके बाद उसको आप एक्सप्लोर करो। ठीक है, उसी आइडिया के बेसिस पर फिर बोला जाता है कि आपको हाइपोथेसिस यानी कि परिकल्पना जनरेट करनी है। ये हमने स्टेप्स ऑफ रिसर्च में पढ़ा था। इसके बाद क्या बोला जाता है, इसके बाद बोला जाता है कि जो भी आपने आइडिया को एक्सप्लोर किया या हाइपोथेसिस किया उसको फिर आती है टेस्ट करने की बारी। ओके, सो यहाँ पर ये वाले जो दोनों काम होते हैं ये आपका क्वालिटेटिव रिसर्च करता है या क्वांटिटेटिव रिसर्च करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 दैट इज क्वालिटेटिव रिसर्च। सो पहले हम क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं जिसमें हमें आइडिया मिल जाता है कि हम क्या रिसर्च करेंगे, उससे रिलेटेड हम क्या क्या काम कर सकते हैं, और वो सब करने के बाद, वो सब डिसीजन लेने के बाद हम क्वांटिटेटिव रिसर्च की ओर जाते हैं, जो कि हमें उन्हीं सब चीजों को टेस्ट करने में भी मदद करता है और साथ ही हमें हमारा रिजल्ट भी प्रेजेंट करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च आर कंसर्न्ड विद व्हाट।
सो ऑप्शंस हैं डेटा रिडक्शन, आर्टिफिशियल सेटिंग्स, यूनिफॉर्मिटी ऑफ डेटा और सोशल फैंटेसी। तो इसका सही आंसर है, एक कॉमन टर्म होती है दोनों टाइप के रिसर्च में, जो कि है डेटा रिडक्शन। सो डेटा रिडक्शन क्या होता है? जब भी देखिए स्टूडेंट्स, हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा को एनालाइज करने जाते हैं, ठीक है, उस समय एनालाइज करते समय कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ सीक्वेंसेस होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। सो डेटा रिडक्शन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च के एनालिसिस के दौरान हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, जो हमें बताता है कि जो भी आपका डेटा है या जो भी आपकी रिसर्च फाइंडिंग्स है उसकी समरी क्या है, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है, ठीक है, एंड आपकी रिसर्च की थीम क्या है, ये सब चीजें प्रेजेंट करने को ही डेटा रिडक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, relics such as fingerprints are considered credible by which of the following research methodology? So fingerprints जो है, अब किसी रिसर्च के दौरान अगर हम लोगों के फिंगरप्रिंट्स ले रहे हैं तो वो रिसर्च का कौन सा एक अच्छा मेथड माना जाता है? एक्सपेरिमेंटल, क्वांटिटेटिव, हिस्टोरिकल या फिर डिस्क्रिप्टिव। सो जब भी आप लोग फिंगरप्रिंट्स यूज करते हो रिसर्च में, तो इसका मतलब है हम क्वांटिटेटिव डेटा यानी कि मात्रात्मक अनुसंधान का प्रयोग कर रहे हैं, उसके नियमों का प्रयोग कर रहे हैं। टू स्टेटमेंट्स गिवन है, पहली बोलती है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च इज टिपिकली हाईली स्ट्रक्चर्ड वेयर एज क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच इज इनवेरिएबली अनस्ट्रक्चर्ड। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर मैं हाईलाइट कर देती हूँ आपके लिए, क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर्ड होता है, क्वांटिटेटिव अप्रोच आपका स्ट्रक्चर्ड अप्रोच यहाँ पर माना गया है, ओके, एंड इसी के साथ क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है वो अनस्ट्रक्चर्ड माना गया है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि क्वांटिटेटिव रिसर्च को स्ट्रक्चर्ड अप्रोच का दूसरा नाम कहते हैं एंड क्वालिटेटिव रिसर्च का दूसरा नाम अनस्ट्रक्चर्ड होता है। अनस्ट्रक्चर्ड ये क्यों होती है? क्योंकि देखिए जो भी डेटा, जो भी रिजल्ट्स हम क्वालिटेटिव रिसर्च में निकालते हैं उसको प्रेजेंट करने का एक प्रॉपर फॉर्मेट नहीं होता। तो जब भी हम क्वालिटेटिव रिसर्च में डेटा निकालते हैं, अपने रिजल्ट्स निकालते हैं, तो उसको बाद में क्वांटिटेटिव रिसर्च में जरूर यूज करना पड़ता है, क्योंकि क्वांटिटेटिव रिसर्च ही हमें एक फॉर्मेट देता है कि हम कैसे अपने डेटा को, अपने रिजल्ट को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में प्रेजेंट करें। ओके, तो ये वाली स्टेटमेंट सही है। एंड दूसरी स्टेटमेंट देखिए क्या बोलती है, ये स्टेटमेंट बोलती है बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च आर कंसर्न्ड विद डेटा रिडक्शन। अभी हमने पढ़ा, ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट भी क्या है? ट्रू है। तो इसलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ रिसर्च एंड रिसर्च प्रपोज, अप्लाइड, बेसिक, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। ओके, सो बेसिक रिसर्च क्या होता है? जिसमें हम नॉलेज ले लेते हैं, कुछ भी चीजें आप पढ़ रहे हो लेकिन आपको पता नहीं है कि वो चीज आप रियल लाइफ में कब यूज करोगे, बस अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए आप वो चीज को पढ़ते हो या वो नॉलेज लेते हो, उसको बोलते हैं बेसिक रिसर्च, यानी कि फंडामेंटल या फिर प्योर रिसर्च। ठीक है, सो प्योर रिसर्च की करेक्ट डेफिनेशन है कंट्रीब्यूशन टू नॉलेज, अपने ज्ञान में थोड़ा सा आपको यहाँ पर योगदान देना है। सो बी को जब हम थर्ड से मैच करेंगे तो देखिए एक ही ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अप्लाइड रिसर्च बोलती है टू फाइंड प्रैक्टिकल सॉल्यूशन टू एवरीडे इश्यूज, रोजमर्रा के जीवन में जो छोटे मोटे इश्यूज रहते हैं वो अप्लाइड रिसर्च में आते हैं। देन वी हैव क्वांटिटेटिव रिसर्च, इट गोज विद फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव असेसमेंट, कि क्या हमें हमारा ऑब्जेक्टिव था उसको असेसमेंट करना। एंड क्वालिटेटिव रिसर्च करता है, एक्सप्लोर करता है और कॉन्सेप्ट्स को डिस्क्राइब करने में हमें मदद करता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट दी क्वालिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी। सो क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है? 1-to-1 इंटरव्यू, सर्वे रिसर्च, देन वी हैव फोकस ग्रुप, को-रिलेशनल रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बाद आता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। सो क्वांटिटेटिव की जब हम बात करते हैं, सो क्वांटिटेटिव रिसर्च में बेसिकली हमारे पास 1-to-1 इंटरव्यू तो नहीं होते हैं, ठीक है, 1-to-1 इंटरव्यू नहीं होते हैं। सर्वे रिसर्च होता है, ग्रुप फोकस होता है, ये फोकस ग्रुप्स इसमें होते हैं, ठीक है, को रिलेशनल रिसर्च होता है और डिस्क्रिप्टिव भी नहीं होता है। तो बी, सी एंड डी, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिमिलैरिटी एलिमेंट्स इन बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव
अप्रोच, तो आपको बताना है कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में क्या सिमिलैरिटीज हैं। आंसरिंग रिसर्च क्वेश्चन, हमारे रिसर्च के जो भी प्रश्न है उनके जवाब देने में मदद करते हैं, बिल्कुल सही। प्रेफरेंस टू मैक्रो डेटा, बिल्कुल सही है, ये मैक्रो डेटा के लिए यहाँ पर दोनों रिसर्च को यूज किया जाता है। डू नॉट सफर फ्रॉम इश्यूज ऑफ एरर्स, तो डू नॉट, हर एक रिसर्च में एरर्स तो होते ही हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी के बारे में यहाँ पर कोई बात नहीं होती है। एक्सप्लोरेशन ऑफ वेरिएशन, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ए, बी एंड ई, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 हमारे पास सही आंसर है। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सेशंस पसंद आ रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं कंटिन्यू करूं तो कमेंट करके बता दीजिए, अगला टॉपिक मैं उसी पे वीडियो बनाकर लेकर आऊंगी। और रोज शाम को 6 बजे अब से हमारी यूट्यूब पर ये वीडियो रहेगी, एंड लाइव भी 6 PM रहेगा हिंदी इंग्लिश स्टूडेंट्स के लिए। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड मेजर टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च क्वेश्चन। सो क्वालिटेटिव रिसर्च क्वेश्चन के मेजर टाइप्स होते हैं नॉन पर्पसिव, ये नहीं होता, ठीक है। सो देखो यहीं से हमें आंसर मिल गया, मुझे सिर्फ ये पता था कि क्वालिटेटिव में नॉन पर्पसिव होता है, तो ए है, इसको हमने हटा दिया, तो 3 ऑप्शन हमारे यहीं से कट गए और हमें आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देख लेते हैं इसको, कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेस, क्या फर्क पड़ा है, क्या उसका परिणाम निकलेगा। प्रिडिक्टिव भी होता है, इवेल्युएटिव भी होता है, डिस्क्रिप्टिव भी होता है, कौन, क्वालिटेटिव रिसर्च। ओके, अब देखिए डिस्क्रिप्टिव से ही आपको पता लग जाता, मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन में बताया कि क्वालिटेटिव रिसर्च ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें हम डिस्क्राइब करते हैं, हम क्वेश्चन को, उसके आंसर को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, सो ये है आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसर्च के फॉर्म्स दिए हैं, दूसरी तरफ डिस्क्रिप्शन दिए, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, ट्राइएंगुलेशन एंड मेटा एनालिसिस। ओके, सो क्वालिटेटिव क्या होता है आपके पास, इंटरप्रिटेशन। अभी देखिए इसी क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि क्वालिटेटिव में हम प्रिडिक्शन करते हैं, ठीक है, क्वालिटेटिव में हम प्रिडिक्शन करते हैं, वैसे ही क्वालिटेटिव में हम इंटरप्रिटेशन भी करते हैं, अनुमान भी लगाते हैं किसी चीज का। सो ए को हम 4th से मैच करेंगे, देखिए यहीं से आंसर मिल गया। क्वांटिटेटिव स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, क्वांटिटी बताता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हम क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं उससे रिजल्ट को या फिर रिपोर्ट बना पाना पॉसिबल नहीं होता। क्वालिटेटिव के बाद हमेशा हमें क्वांटिटेटिव रिसर्च का इस्तेमाल करना पड़ता है, ताकि हम लोग डेटा को रिप्रेजेंट अच्छे तरीके से कर सके। अब इसके लिए हमें स्टैटिस्टिकल बनाने की जरूरत होती है, टेबल या चार्ट फॉर्मेट बनाने की जरूरत होती है। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, ट्राइएंगुलेशन गोज विद कन्वर्जेंस ऑफ फाइंडिंग्स बेस्ड मल्टीपल मेथड्स, और लास्ट है डी का फर्स्ट, मेटा एनालिसिस, फाइल ड्रॉअर प्रॉब्लम। सो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। कम्युनिकेशन डिनोटेशन इज द लेवल ऑफ व्हाट। सो डिनोटेशन एक बैरियर होता है कम्युनिकेशन का, जो कि किसी भी टर्म का कॉमन मीनिंग या फिर लिटरल मीनिंग हमें बताता है। सो ऑप्शंस में दिया गया है बिलीफ, कॉन्ट्रास्ट, डिस्क्रिप्शन और डिसेंट। अब देखो मैंने बताया कॉमन मीनिंग, तो असहमति होगी नहीं, कॉमन मीनिंग में विश्वास भी नहीं होगा, कॉन्ट्रास्ट मतलब उसका उल्टा जो भी गलत है, सो इसलिए करेक्ट आंसर है डिस्क्रिप्शन। ठीक है, डिनोटेशन किसी पर्टिकुलर वर्ड का डिटेल हमें बताता है, जैसे अगर मैं आप लोगों को एप्पल बोल दूं और ये भी बता दूं कि ये एक फ्रूट है, तो मैंने क्या किया, इसका एक डिस्क्रिप्शन, एक डिनोटेटिव मीनिंग आप लोगों को बता दिया। सिमिलरली हमारे पास कॉनोटेशन एक टर्म होती है जो कि किसी चीज का कल्चरल मीनिंग बताने में हमें हेल्प करती है। Next question is, according to some experts like Marshall McLuhan, the following are considered as hot media. So hot media क्या होता है? देखो एक ऐसा मीडिया होता है जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन बहुत कम लोगों के बीच में शेयर की जाती है, लेकिन क्या होता है, लोग बहुत कम है लेकिन इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा दी जाती है। ठीक है, इसमें एक कीवर्ड है जो कि ये है कि ये हमारी सिर्फ 6 सेंस में से सिर्फ 1 सेंस को ही एक समय पे इस्तेमाल करता है। जो चीज जिस पर्टिकुलर टाइम पे होनी है उसी पर्टिकुलर टाइम में इसको फॉलो किया जाना चाहिए, ये होती है हॉट मीडिया की डेफिनेशन। सो पहला एग्जांपल है टेलीफोन। सो देखो टेलीफोन क्या है, ये कूल मीडिया है। ओके, सेकंड वी हैव टेलीविजन, टेलीविजन भी कूल मीडिया है। देन वी हैव रेडियो, रेडियो हमारे पास हॉट मीडिया होता है, जिसमें एक जगह पर कम लोग ज्यादा लोगों को बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दे देते हैं। देन वी हैव सिनेमा या मूवीज, ये भी हॉट मीडिया है। देन वी हैव प्रिंट, ये भी एक हॉट मीडिया होता है। सो सी, डी एंड ई आप देख सकते हो, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3।
Next is the science of studying the feedback system in humans, animals and machines is described as. Feedback system बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन में. अब हम एनिमल से भी फीडबैक लेते हैं, है ना, समझते हैं क्योंकि वो हमारी लैंग्वेज को. तो इस सिस्टम को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है फीडबैक साइंस. नो. एक्सपीरियंस स्टडी बिल्कुल भी नहीं. मैसेज ह्यूरिनेटिक्स बिल्कुल भी नहीं. एंड साइबरनेटिक्स, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है. साइबरनेटिक्स ही टर्म है जिसकी एज इट इज डेफिनेशन दी गई है. सिंबल्स प्रोवाइड मीनिंग व्हेन यूज्ड इन. अब देखो आप सिंबल्स के साथ बात कर रहे हो, अब सामने वाला उन सिंबल्स को कब समझेगा, ये इसमें पूछा गया है. कॉन्ट्रास्टिंग स्टाइल, जब आप किसी उल्टे तरीके से वो प्रेजेंट करोगे, रैंडम ऑर्डर में प्रेजेंट करोगे, नॉन स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट या फिर स्पेसिफिक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट. सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? एक अगर सांस्कृतिक संदर्भ में आप बता रहे हो, जैसे अगर हिंदी में आप कुछ चीज बता रहे हो, सामने वाले को हिंदी आती है तो ही वो आपके सिंबल्स को समझ पाएगा. इसीलिए इसको कहा जाता है स्पेसिफिक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट. नेक्स्ट इज द हॉट मीडियम इज कैरेक्टराइज्ड बाय व्हाट. देखो अभी मैंने ये डिटेल में आपको बताया, नॉन मैकेनिकल कंपोनेंट नहीं. लो ऑडियंस होती है हॉट मीडिया में, बिल्कुल लो ऑडियंस होती है. इट एनवेलप्स ओनली वन सेंस, एक ही सेंस को यूज किया जाता है. बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन सप्लाई होती है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है, बिल्कुल सही. हाई ऑडियंस अगर हो तो ये होता है कूल मीडिया. सो करेक्ट आंसर क्या है? बी सी एंड डी. बी सी एंड डी, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. हॉट एंड कूल मीडिया में इसके अलावा कुछ नहीं आएगा. 2 क्वेश्चन से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीपल परसीव द कम्युनिकेटेड मैसेजेस अकॉर्डिंग टू देयर. अब एक पर्सन को आपने कोई मैसेज दिया, दूसरा पर्सन उसको समझ रहे हैं, कैसे समझेंगे? ऑफिशियल स्टेटस से? बिल्कुल भी नहीं. कल्चरल वैल्यू, सांस्कृतिक मूल्य बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन में. या फिर वो अपनी तरफ से इमेजिन करके उस बात को समझ लेंगे. या फिर सिमेंटिक गैप्स, गैप्स जहां पर है वहां पे कम्युनिकेशन कभी नहीं हो सकता. और कल्चरल वैल्यूज एक कम्युनिकेशन को और भी ज्यादा बेहतर बनाने में मदद करती हैं. द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिविजुअलिज्म, the political concept of communication is identified as what. So इसको क्या माना जाता है? फॉर्मूला, इकोनॉमिक इंडिकेटर, इंस्टीट्यूशनल बैकग्राउंड या फिर आइडियोलॉजी. करेक्ट आंसर वी हैव इज आइडियोलॉजी, यानी कि विचारधारा. ओके, यहाँ पर कीवर्ड यही है कि जब भी हम इंडोक्ट्रिनेशन की बात करते हैं, खास तौर पर पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट में, तो गो फॉर आइडियोलॉजी हमेशा. Next is which of the following is excluded from the list of communication barrier. Communication barriers, communication में बाधाएं होती, physical barrier भी होता है, semantic भी होता है जो कि शब्दार्थ जिसको बोलते हैं, philosophical या फिर psychological. देखो मनोविज्ञानी किसी का लेवल ही उतना नहीं है. छोटे बच्चे को यूजीसी नेट पढ़ाओगे तो वो समझेंगे? कभी भी नहीं. तो करेक्ट आंसर है philosophical barrier is the correct answer. Okay. Next is which of the following are forms of traditional media of communication. So संचार का पारंपरिक माध्यम कौन सा है? It is street demonstration नहीं. यक्षगान, यक्षगान एक आर्ट होता है जिसमें शब्द, सिंबल्स, म्यूजिक, ये सब चीजें आती हैं, बिल्कुल सही होगा ये. कठपुतली, क्या कठपुतली से ट्रेडिशनल तरीके में लोगों को चीजें बताई जाती थी? हरी कथा या फिर फिल्मी डांसेस? तो फिल्मी डांसेस तो बिल्कुल नहीं है. करेक्ट आंसर होगा बी सी एंड डी, दैट इज ऑप्शन नंबर 2. सबकी मीनिंग आपको पता है. इमेजिन करो पुराने जमाने में कम्युनिकेशन ऐसे दिया जाता था, लोगों को कोई नई चीज ऐसे बताई जाती थी. पीपल who help in the transmission of messages, for example reporters or copy editors is known as. अब देखो रिपोर्टर्स क्या करते हैं? एक्चुअल मार्केट से न्यूज उठाते हैं और ऑडियंस तक पहुंचाते हैं. तो वो क्या है? कैरियर है? नहीं है. ट्रांसपोर्टर्स हैं? बिल्कुल भी नहीं. मीडिएटर्स या फिर रिलाय पीपल. मीडिएटर्स वो होते हैं, एक पर्सन जो बात यहाँ से वहां एक छोटे लेवल पर पहुंचाता है, लेकिन यहाँ पर बड़े लेवल पर बात की गई है तो रिलाय पीपल होगा, जिन पर हम निर्भर करते हैं. सो करेक्ट आंसर इज 4. Which of the following mass media is considered less expensive and more effective than others for educational communication of non-literates? So देखो यहाँ पर मास मीडिया यानी कि बहुत बड़ा लेवल पर बहुत बड़ी ऑडियंस को किसी एक पर्सन ने इंफॉर्मेशन देनी है, जैसे रेडियो, भाषण, ये सब होता है. इसमें बोले कि कम एक्सपेंसिव है और जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते उन लोगों के लिए जरूरी है. तो टेलीविजन होगा, लेकिन लेस एक्सपेंसिव है. टेलीविजन तो महंगा होता है, इसको गलत है ये. रेडियो, न्यूज़पेपर, फिल्म्स भी महंगी ही होती है एक तरीके से. सबसे सस्ता यहाँ पर लोग बोलेंगे लेस एक्सपेंसिव है तो न्यूज़पेपर मान लेते, लेकिन यहाँ पर बोले नॉन लिटरेट्स,
जो पढ़े लिखे नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो पढ़ नहीं सकते, सुन तो सकते हैं। दैट इज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, रेडियो। ऐसे आप लोग क्वेश्चंस के आंसर ढूंढिए, बहुत इजी है। What are the relevant strategies of effective communication in a classroom? Understanding cultural background of students. True. Clarity of speech, आप जो बोल रहे हैं उसकी समझ होनी चाहिए, आपके शब्दों में क्लैरिटी होनी चाहिए। Focused listening on both sides, टीचर भी अगर अच्छे से बोले और सुने और स्टूडेंट्स भी, तो ही एक अच्छा क्लासरूम कम्युनिकेशन हो सकता है। Inventing cultural labels, बिल्कुल गलत। और disdain ऑफ कलेक्टिंग एफर्ट्स, ये भी बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन ए बी सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बार बार रिपीट होते हैं। नेक्स्ट इज स्टेटमेंट 1 है, लैंग्वेज एंड अदर सिंबॉलिक मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन आर सोशल प्रोडक्ट्स। ओके, सो इसमें कहा है कि मास कम्युनिकेशन जैसे भाषण होता है, एक पर्सन बोलते हैं और बहुत सारे सुनते हैं। उन्होंने कहा है कि लैंग्वेज और जो सिंबल मीनिंग होते हैं वो सोशल प्रोडक्ट्स होते हैं। बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 बोलती है, कम्युनिकेशन मीडिया ऑलवेज मेक देयर ऑडियंस फील कंफर्टेबल। हमेशा ये कंफर्टेबल फील नहीं करती। ओके, कई बार स्टूडेंट्स या सामने वाले जो लिसनर होते हैं वो अनकंफर्टेबल भी होते हैं मीडिया के थ्रू। फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स। करेक्ट आंसर इज 3। नेक्स्ट है, परसुएसिव कम्युनिकेशन does not blur the difference between truth and falsehood. So देखो, ये as it is statement दी गई है जो कि बिल्कुल गलत है। मास मीडिएटेड कम्युनिकेशन नेवर रिफ्लेक्ट्स ट्रूथ। मास मीडिया इसमें बोला है कि कभी भी सच्चाई नहीं बताते, कभी तो बताते ही है, बीच में झूठ भी हो जाता है, इसलिए दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं। नेक्स्ट इज, इन मास कम्युनिकेशन प्रिंट इज कंसीडर्ड एज व्हाट। सो प्रिंट मीडिया को क्या माना जाता है? अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पर ना हॉट मीडिया का ऑप्शन है ना कूल मीडिया का ऑप्शन है, तो क्या होगा? फोक मीडियम नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम। इलेक्ट्रॉनिक मीडियम होता है जैसे ये पीडीएफ फाइल मैं आपको दूंगी, ये आप यहाँ पर डिजिटली मेरी सेशन को देख रहे हो, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, तो ये भी नहीं है प्रिंट। उसके बाद है ऑर्डिनरी मीडियम। ऑर्डिनरी मीडियम भी नहीं होता, साधारण मीडियम नहीं होता, ये मैकेनिकल मीडियम होता है कि मशीन हमें हेल्प करती है कम्युनिकेशन में, जैसे कि न्यूज़पेपर इसका एक बेस्ट एग्जांपल है। ओके, Which statement is not true for QR, that is quick response codes? So देखिए, QR codes आप सभी ने यूज किए हैं। इस तरीके के कोड्स को हम स्कैन करते हैं, पेमेंट लेते हैं और पेमेंट देते हैं, ठीक है। बट ये सिर्फ पेमेंट रिसीव करने के लिए नहीं होता, ये बहुत से और कामों के लिए भी होता है। जैसे मान लीजिए मेरी कंपनी है ग्लोबल ऑनलाइन, पे आपको जाना है, आपको इसकी वेबसाइट नहीं मिल रही, मैं वेबसाइट का लिंक देने की जगह अगर आप लोगों को वेबसाइट का क्यूआर कोड दे देती हूँ, या फिर मेरा कोई एक प्रोडक्ट मैंने बनाया है, उस प्रोडक्ट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए कि वो क्या है, किसने बनाया, कब बनाया, क्या क्या उसके फीचर्स हैं, वो सब जानने के लिए भी आपको क्यूआर कोड मिल सकता है। तो क्यूआर कोड से रिलेटेड फॉल्स स्टेटमेंट्स आपको ढूंढनी है। इसमें पहला ऑप्शन है, क्यूआर कोड्स कैन स्टोर वेबसाइट एड्रेस, तो ये बिल्कुल सही है, बट हमें फॉल्स ढूंढनी है, तो इसलिए इसको हम गलत कर देंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, क्यूआर कोड, किसी भी कंपनी का क्यूआर कोड अगर आपको मिलता है तो आप उसको स्कैन करके डायरेक्टली उस कंपनी की वेबसाइट पर चले जाओगे, उसकी जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो मिल सकती है। QR कोड कैन नॉट होल्ड डिजिट्स, ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स है QR कोड के लिए, क्योंकि QR कोड के अंदर डिजिट्स भी स्टोर किए जाते हैं। तीसरा ऑप्शन है, QR कोड्स कैन बी स्कैन्ड एनीवेयर। आपने देखा होगा QR कोड को कहीं भी, कैसे भी, आप कितने भी डिस्टेंस से स्कैन कर सकते हो। ओके, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज QR कोड्स कैन नॉट होल्ड डिजिट्स। QR कोड के अंदर डिजिट्स होते हैं, राइट? With respect to computers, which of the following groups consist of volatile memory only? Okay. So देखिए, कंप्यूटर मेमोरी हम लोगों ने पढ़ी थी, उसमें हमारे पास अस्थिर और स्थिर स्मृति या स्थिर और स्थिर मेमोरी होती है, ठीक है। अब देखिए, वॉलेटाइल मेमोरी को इरेजेबल मेमोरी बोला जाता है। इरेजेबल मतलब एक बार आपका कंप्यूटर ऑफ हो गया तो वो मेमोरी वहां से डिलीट हो जाती है, उस मेमोरी के अंदर जो भी चीजें होगी वो डिलीट हो जाएंगी। ओके, जैसे कि रैम। रैम हमारी वॉलेटाइल मेमोरी है, रैम के अंदर जो भी चीजें स्टोर होती हैं, सिस्टम, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप को ऑफ करके ऑन करोगे तो रैम का सारा डेटा डिलीट हो चुका होता है। वैसे ही एक होती है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, जिसके अंदर से कुछ भी कभी डिलीट नहीं होता, जैसे कि पेन ड्राइव। हमें ढूंढना है ऐसा ऑप्शन जिसमें दोनों ही वॉलेटाइल मेमोरी है। सो पहले ऑप्शन पे अगर हम लोग ध्यान देंगे, सो पहला ऑप्शन देखिए, ये वॉलेटाइल होता है, ये नॉन वॉलेटाइल होता है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा है हार्ड डिस्क एंड रोम। ओके, सो रोम हमारे पास नॉन वॉलेटाइल है
और हार्ड डिस्क भी हमारे पास नॉन वॉलेटाइल है, राइट। नेक्स्ट है रैम एंड कैशे। देखिए रोम मैंने आपको बता दिया नॉन वॉलेटाइल, तो यहाँ पर भी रोम है, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है रैम एंड कैशे मेमोरी, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। अब यहाँ पर एक होमवर्क क्वेश्चन, छोटा सा होमवर्क क्वेश्चन आपको ये दे रही हूँ, बताइए मुझे कि रैम और रोम की फुल फॉर्म क्या होती है। एग्जाम में बहुत बार आता है इनकी फुल फॉर्म के बारे में, तो फुल फॉर्म मुझे कमेंट करके बताइए। Which of the following statements about the URL given below are correct? तो सबसे पहले जिनको पता है URL क्या होता है उनको ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जो हम लोग किसी भी वेबसाइट का लिंक एक दूसरे को कॉपी करके भेजते हैं ना, उसको URL बोला जाता है, ठीक है। हमें इसकी ट्रू स्टेटमेंट्स ढूंढनी है, तो पहला ऑप्शन बोलता है HTTP is the name of protocol and stands for hypertext transfer protocol। ओके, सो इसमें बोला गया है कि हम लोग URL में HTTP नाम का एक प्रोटोकॉल यूज करते हैं जिसकी फुल फॉर्म हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। सेकेंड ऑप्शन हमें बोलता है .in is a top level domain name that represent website hosted in India। इंडिया की वेबसाइट्स जो भी हैं उनके आगे .in लगता है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, ठीक है। gov.in या फिर abcd.in नाम की वेबसाइट है, मतलब वो इंडियन वेबसाइट है। .mygov. is the second level domain name in the name of the website। ये ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर्स ढूंढने थे, दैट इज ऑप्शन नंबर A, B एंड C। तो तीनों ऑप्शंस बिल्कुल सही है, इसको नोट कर लो। एग्जामिनेशन में सेम क्वेश्चन घुमा फिराकर एज इट इज बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये। स्वयं प्रभा, डिजी लॉकर और नैट। तो स्वयं क्या होता है? स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, राइट। तो ये स्वयं है। स्वयं क्या होता है? ऑनलाइन स्टोर एंड एक्सेस ऑफ एकेडमिक अवार्ड्स नेमली डिग्री, मार्कशीट एक्सेट्रा। ये बोलता है कि डिग्री मार्कशीट्स रखने के लिए कोई पोर्टल है, ओके। स्टोर एंड एक्सेस पर्सनल ई डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स के लिए भी स्वयं नहीं होता। अब देखो यहाँ पर स्वयं प्रभा बेसिक से हम शुरू कर रहे हैं। DTH चैनल्स कितने? अपडेटेड डेटा के हिसाब से स्वयं प्रभा में 40 DTH चैनल्स हैं। जो बच्चे मेरे पुराने वीडियोस देख रहे हैं उसमें आप सुनोगे कि मैंने 32 या 34 बोला है। कंफ्यूज नहीं होना है, ये वीडियो अभी मैं फ्रेश बना रही हूँ, जो आपने देखना है कि 40 DTH चैनल्स हैं, ठीक है। सो स्वयं प्रभा हमें फ्री DTH चैनल्स की सुविधा देता है, तो बी को हम 4th से मैच कर लेते हैं। तो देखिए बी को 4th से मैच करने के बाद एक ही ऑप्शन आपको मिल रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1, राइट। तो स्वयं क्या बोलता है? स्वयं इज दी मूक। स्वयं और मूक एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। हाई क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट ये देता है, एनीवेयर एंड एनी टाइम, कहीं भी कभी भी हम उसके कंटेंट को पढ़ सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। देन डिजी लॉकर बोलता है, इसमें डिजी लॉकर में आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सबको आप स्टोर कर सकते हो एंड ये वैलिड है, ओके। नैड क्या होता है? नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी इसकी फुल फॉर्म है। एकेडमिक आपके अवार्ड्स जो है, आपकी डिग्रीज, मार्कशीट, उन सबको यहाँ पर आप स्टोर करके कभी भी कहीं भी एक्सेस इजीली कर सकते हो, राइट। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सेशन पसंद आ रहा है। अपना फीडबैक मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि मैं आपके लिए इसी तरीके के सेशंस कंटिन्यू करती रहूं। Which of the following are web search engines? So ये क्वेश्चन रिसेंटली HP सेट एग्जाम में भी एज इट इज आया था, ओके। सो सर्च इंजन्स कौन कौन से हैं? डक डक गो ये भी है, गूगल तो सबने ही सुना है, गूगल भी एक सर्च इंजन है, और बिंग भी एक सर्च इंजन है। तो A, B एंड D तो श्योर ही है, A, B एंड D 100% श्योर है, एंड C यस याहू सर्च इंजन। सो A, B, C एंड D, राइट। सो करेक्ट आंसर आ गया हमारे पास ऑप्शन नंबर B। Which of the following is a set of rules that must be obeyed when transferring files across the internet? So internet में ये बोलता है कि दो कंप्यूटर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल दो कंप्यूटर्स के बीच में अगर आप फाइल्स एक जगह से दूसरी जगह के बीच में ट्रांसफर कर रहे हो, तो कौन सा सेट ऑफ रूल्स है जो कि इंटरनली काम कर रहा होता है जब इंटरनेट के जरिए हम फाइल्स को शेयर करते हैं? ऑप्शन है HTML, नो, HTML एक लैंग्वेज होती है जो वेबसाइट बनाने में मदद करती है। URL नहीं, URL क्या होता है? एक लिंक होता है जो हम शेयर करते हैं किसी वेबसाइट का।
करेक्ट आंसर है HTTP, दैट इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, अगर आपको इसकी फुल फॉर्म पता थी तो आपको इसका आंसर मिल जाता कि फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए HTTP यूज होता है। गूगल पे किसी भी वेबसाइट पे जाओगे तो सबसे पहले आपको HTTPS इस तरीके से लिखा हुआ देखने को मिलेगा, तो वो फाइल्स को एक जगह से दूसरी जगह पर इंटरनेट के जरिए ट्रांसफर करने में मदद करता है। सो स्टूडेंट्स, ICT की कुछ ऐसी फुल फॉर्म्स अगर आपको चाहिए ना तो उसकी फाइल भी ऑलरेडी इस टेलीग्राम ग्रुप में मैंने शेयर की है, वो आप जरूर पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फिशिंग। सो हमने कंप्यूटर में वायरस एंटीवायरस पढ़ा है, उसके अंदर फिशिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इट यूजेस नेटवर्क टू सर्च आउट कंप्यूटर्स। ठीक है, एक ऐसा नेटवर्क है जो कि कंप्यूटर्स को, किसी भी तरीके के कंप्यूटर को सर्च करने में मदद करता है। नो। सेकेंड ऑप्शन इसमें बोलता है कि समवन सेंड्स लेजिटिमेट लुकिंग ईमेल्स टू यूजर्स। सो इसमें बोला गया है कि आप लोगों से जुड़े हुए या फिर आप लोग इंटरनेट पे जो जो चीजें सर्च कर रहे हो उन सभी चीजों से रिलेटेड ईमेल्स अगर आपको आती हैं और उसके जरिए आपके साथ अगर फ्रॉड होता है तो वो फिशिंग कहलाता है। रीडायरेक्ट्स अ यूजर टू अ फेक वेबसाइट, की किसी एडवर्टीजमेंट के जरिए आपको किसी झूठी, किसी नकली, किसी फ्रॉड वेबसाइट तक पहुंचा दिया जाएगा। की लॉगिंग सॉफ्टवेयर, यानी कि कीबोर्ड से आप कोई भी बटन दबाते हो, उस चीज को स्कैन करके ये देखा जाता है कि आपके क्या कंप्यूटर के पासवर्ड्स हैं और क्या क्या आप टाइप कर रहे हो। तो फिशिंग जो है वो हमेशा ईमेल से जुड़ा हुआ होता है। आप लोगों के आपकी सर्च हिस्ट्री से रिलेटेड एक मेल बनाया जाता है ताकि आपको लगे कि वो ओरिजिनल है। जैसे मान लो आप कोई जॉब सर्च कर रहे हो, आपकी जॉब सर्च से रिलेटेड वो देख लेंगे कि अच्छा ये बंदा जॉब सर्च करता है, तो वैसा ही ईमेल आपको आएगा। आप सोचोगे कि ये बिल्कुल मतलब जेन्युइन है, बिल्कुल सत्य है, आप उस पर क्लिक करोगे और आपका अकाउंट हैक होने के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं, आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। ओके, तो हैकिंग वगैरह से रिलेटेड ही ये टर्म होती है। The collection of linked information residing on computers which is accessible through internet is called what? So इसमें पूछा है कलेक्शन ऑफ लिंक्ड इंफॉर्मेशन रिसाइडिंग ऑन कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर के अंदर, वेबसाइट के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है, अगर आपको इंटरनेट के जरिए उस चीज को एक्सेस करना है तो उसके लिए कौन सी टर्म यूज होती है? HTTP। नो, ये फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है। HTML हमने देखा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वेबसाइट्स बनाने के काम आती है। नो। www ये इंफॉर्मेशन को लिंक करके आपको किसी भी दूसरी जगह पर देखने में मदद करता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अब एक और होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूं, बताइए www की फुल फॉर्म क्या होती है? कमेंट करके बताना है हमेशा की तरह। आपका आंसर सही है या गलत ये मैं आपको फिर रिप्लाई कर दूंगी। नेक्स्ट इज with respect to RAM and ROM, which of the following statements are true? So RAM ROM के रिगार्ड में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? रोम इज रियल ऑप्टिकल मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म ये होती है, नहीं होती है। रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। जिस मेमोरी को हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, उसमें डेटा चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, नेक्स्ट स्टेटमेंट बोलती है ओके, सो हमें क्या करना है? विद रिस्पेक्ट टू आर ट्रू। तो पहली स्टेटमेंट तो हो गई गलत। दूसरी स्टेटमेंट बोलती है रैम स्टोर्स द इंस्ट्रक्शंस यू आर करंटली वर्किंग ऑन। आप जिन इंस्ट्रक्शंस पर अभी काम कर रहे हो, उन इंस्ट्रक्शंस को ये क्या करता है? स्टोर करने के लिए आपको हेल्प करता है, ये स्टोर करने के काम आता है। सो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी करेक्ट है। ठीक है, तो जहां जहां पर ए है उसको तो हम पहले डिलीट कर देंगे क्योंकि श्योर है कि ए सही नहीं होगा। ओके, बी बिल्कुल सही है, बट यहाँ पर देखो इस वाले ऑप्शन में एलिमिनेशन मेथड हम यूज कर रहे हैं, इस वाले ऑप्शन में बी नहीं है तो इसको भी हम गलत कर देंगे क्योंकि बी 100% श्योर है कि सही है। रैम स्टोर्स दी BIOS, यानी कि रोम स्टोर्स दी BIOS। मैंने आपको बताया है बहुत बार कि जब भी हम कंप्यूटर या मोबाइल फोन को जब ऑन करते हैं, वो जो ऑन होने वाला प्रोसेसिंग वाला टाइम होता है ना, कुछ 10-20 सेकंड का, उसको हैंडल करने के लिए रोम इस्तेमाल किया जाता है। तो ये ऑप्शन भी सही है। रैम अलाउ यूजर टू रीड एंड राइट। रैम का मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का मतलब है रीड ओनली मेमोरी। रैम के अंदर हम फाइल्स को, डेटा को रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, तो ये भी सही है। बोथ रैम एंड रोम लूज देयर डेटा व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ। तो ये बिल्कुल गलत है। ये वाला जो स्टेटमेंट है
ई स्टेटमेंट जो है ये वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल से रिलेटेड है, जो हमने ऑलरेडी अभी अभी पढ़ा है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि रैम क्या है, वॉलेटाइल है, और रोम क्या है, नॉन वॉलेटाइल है। तो इसमें बोला है कि दोनों ही वॉलेटाइल है, इसलिए ये वाली स्टेटमेंट गलत है। तो आप देख सकते हो कितना इजी क्वेश्चन था। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, देखो अभी तक हमने जो पढ़ा था ना, उन्हीं क्वेश्चंस को कैसे घुमाकर पूछा जा रहा है ताकि कंफ्यूज किया जाए बच्चों को। बट हमें तो ये सब आता था क्योंकि हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ही इन चीजों को पढ़ा, राइट। With respect to telecommunications, which of the following forms of communication are synchronous? So synchronous communication होता है जिसमें आपको immediately feedback मिलता है। एक जगह से अगर आप मैसेज कर रहे हो तो immediately आपको रिस्पॉन्स भी मिलता है, जैसे कि कॉल पर होता है, वीडियो कॉल हो चाहे नॉर्मल कॉल हो, आप बोल रहे हो इमीडिएटली मैसेज मिल रहा है। ठीक है, जैसे लाइव क्लासेस होती हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं, इमीडिएट आप वहां पर कमेंट करते हो, आप एकदम से मैसेज करते हो। ठीक है, तो ये सब सिंक्रोनस कम्युनिकेशन होते हैं जहां पर इमीडिएट फीडबैक रहता है। तो ईमेल में आपको इमीडिएट फीडबैक मिलता है? बिल्कुल भी नहीं मिलता है ना। इसके बाद इंस्टाग्राम पे पोस्ट आप लोग करते हो, उसमें आपको इमीडिएट फीडबैक नहीं मिलता है। ब्लॉगिंग में आप लोगों को इमीडिएट फीडबैक नहीं मिलता। टेलीफोन कॉल्स, अभी मैंने एग्जांपल दिया, उसमें भी मिलता है। और इंस्टेंट मैसेजिंग, इंस्टेंट का मतलब ये फटाफट मैसेज, इसमें भी आपको सिंक्रोनस कम्युनिकेशन इसको बोलते हैं, क्योंकि फटाफट से रिप्लाई आप लोगों तक पहुंच जाता है, आपको किसी का इंतजार नहीं करना पड़ता। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी एंड ई ओनली। Next is arrange the following optical storage in decreasing order of their storage capacity. Okay, तो decreasing order में आप लोगों को इसको अरेंज करना है घटते क्रम में। ठीक है, घटते क्रम में अरेंज करना है। तो सबसे पहले आपके पास आता है ब्लू रे, सबसे बड़ा ब्लू रे है, फिर सीडी, फिर डीवीडी। तो सॉरी, ब्लू रे, फिर डीवीडी, फिर सीडी। तो सही आंसर है सी, ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, search engines are websites that help a user to search for information on www। ठीक है, ये बोलता है कि सर्च इंजन, जैसे कि हमने गूगल क्रोम देखा है, ठीक है, फायरफॉक्स की हमने बात की थी, इंटरनेट एक्सप्लोरर की हमने बात की थी। ये बोलता है कि ऐसे जो सर्च इंजन, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है। ये जो मैंने एग्जाम्पल्स दिए इनको भूल जाओ, ये सब वेब ब्राउजर्स के एग्जाम्पल्स थे। ठीक है, सर्च इंजन जैसे कि गूगल होता है, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बिंग पढ़ा था। ठीक है, अभी हमने याहू सर्च पढ़ा था, हमने डक डक गो पढ़ा था। ये सब सर्च इंजन होते हैं। सर्च इंजन बोलते हैं कि ऐसी वेबसाइट्स होती हैं दैट हेल्प अ यूजर टू सर्च द इंफॉर्मेशन जो भी www के अंदर होती है। तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, फॉर एनी सर्च टर्म सर्च इंजन प्रोवाइड द एग्जैक्ट सेम रिजल्ट टू ऑल द यूजर्स। आप इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करते हो तो आपको एज इट इज आंसर्स या एज इट इज रिजल्ट जो आप चाहते हो वो हमेशा मिलता है? नहीं मिलता है। तो इसीलिए आपकी पहली स्टेटमेंट तो ट्रू है, बट सेकेंड स्टेटमेंट आपके पास फॉल्स दी गई है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। Next question, desktop computer is a general purpose computer made up of a separate monitor। जो डेस्कटॉप कंप्यूटर यानी कि नॉर्मल कंप्यूटर जो ऑफिसेस वगैरह में होते हैं, उसमें बोलता है कि नॉर्मल काम के लिए कंप्यूटर्स होते हैं जिसमें आपको सेपरेट मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और प्रोसेसिंग यूनिट इसमें मिलती है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है, कीबोर्ड माउस सब कुछ अलग अलग रहता है। तो पहली स्टेटमेंट हो गई सही। ठीक है, ए देखो सब में सही था। उसके बाद बी बोलता है लैपटॉप इज वेयर मॉनिटर, कीबोर्ड, पॉइंटिंग डिवाइस, प्रोसेसर आर कंबाइंड इन सिंगल डिवाइस। लैपटॉप के अंदर सब कुछ एक ही जगह पर होता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद टैबलेट इज अ डिवाइस, जो टैब होते हैं मोबाइल से बड़ा, लैपटॉप से छोटा। टैब होते हैं एक डिवाइस विद अ टच स्क्रीन, यस, विच हैज अ वर्चुअल कीबोर्ड। वर्चुअल मतलब रियल कंप्यूटर और लैपटॉप की तरह कीबोर्ड नहीं होता, उसमें फोन की तरह एक कीबोर्ड होता है। ठीक है, जो कि टच स्क्रीन से ही चलता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। स्मार्ट वॉच इज अ डिवाइस जो कि CRT टेक्नोलॉजी को यूज करती है, बिल्कुल गलत है। CRT का मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब, जो पुराने कंप्यूटर होते थे ना, जो बहुत बड़ी बैक वाले होते थे, जब हम बच्चे हुआ करते थे तब होते थे बड़े बड़े कंप्यूटर्स। ठीक है, उसमें CRT टेक्नोलॉजी यूज होती थी, उसी टेक्नोलॉजी की वजह से उसकी बैक इतनी बड़ी बनानी पड़ती थी। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर रन स्मॉल एप्लीकेशंस वेयर स्मॉल डेटा नीड टू बी प्रोसेस। ये भी गलत है। तो सही आंसर क्या है? A, B एंड C, दैट इज ऑप्शन नंबर C, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैशे मेमोरी। ओके, सो मेमोरीज के डिफरेंट टाइप्स दिए गए हैं। ये भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है।
सो कैशे मेमोरी सबसे ज्यादा स्पीड वाली मेमोरी होती है, सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कैशे होती है, तो इसको हम जोड़ सकते हैं इससे, हाई स्पीड इंटीग्रेटेड सर्किट इसमें होते हैं, राइट। सो फर्स्ट को हमने 3 से मैच किया और देखिए हमें आंसर मिल गया। मेन मेमोरी क्या होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट, डी रैम होता है इसके अंदर। हार्ड डिस्क क्या होती है, मैग्नेटिक सरफेस इसके अंदर होता है। और सीडी रोम हमारे पास लेजर डिस्क होती है, जो सीडीज हम घर में यूज करते हैं वो ही ये चीज है, ये लेजर डिस्क होती है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। स्टूडेंट्स कंटिन्यू करना चाहते हो ऐसी ही सीरीज को तो मुझे एक बार कमेंट कर दीजिए, मैं तभी कंटिन्यू करूंगी। अगर नहीं पसंद आ रहा तो भी बता सकते हो, ठीक है। वैसे मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्विकली क्लियर हो जाएं, एंड एज इट इज क्वेश्चन तो एग्जाम में आएंगे ही। न्यूमेरिकल आईडी फॉर ईच डिवाइस ऑन द इंटरनेट, हर एक डिवाइस की अपनी एक अलग आईडी होती है, उस आईडी को बोला जाता है क्या, उस आईडी को बोला जाता है URL। ओके, ठीक है, URL या फिर IP एड्रेस, बताइए क्या होगा। ठीक है, सो देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसको डायरेक्टली याद रखना है। जैसे हमारी एक यूनिक आईडी आधार है, वैसे ही हर एक कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ होता है उसकी एक यूनिक आईडी होती है जिसको IP एड्रेस बोलते हैं, राइट। इसके बाद यूनिक आईडी ऑफ अ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इंटरनेट की बात नहीं हो रही है, किसी हार्ड कार्ड की बात हो रही है, तो उसको मैक एड्रेस बोला जाता है, ठीक है। यूनिक आईडी इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर की होगी तो वो IP एड्रेस कहलाया जाएगा। किसी कार्ड के बारे में या हार्ड नेटवर्क के बारे में बात की होगी तो वो मैक एड्रेस होता है। यूज ऑफ इंटरनेट टू मेक फोन कॉल्स, इंटरनेट के जरिए जब फोन कॉल्स किए जाते हैं तो उसके लिए हमने लास्ट सेशन में भी पढ़ा था VoIP यूज किया जाता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। सो सी को हम फर्स्ट से मैच करेंगे, ये देख लीजिए, ये है आपका सही आंसर। वेबसाइट्स, वेब ब्राउजर में, इंटरनेट में अगर किसी चीज को लोकेट करना है तो उसके लिए URL को यूज किया जाता है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अ WLAN वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क इज अ वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो इसमें बोला जा रहा है कि जो वायरलेस नेटवर्क होते हैं वो वाइड एरिया नेटवर्क होते हैं, अरे नहीं होते हैं, ठीक है, वाइड एरिया होते नहीं है तो ये लैन ही। A hub sends an incoming packet, data packet to the correct device on the network, ये भी गलत स्टेटमेंट है। An IP address is assigned to device at the manufacturing stage, IP एड्रेस मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे नहीं दिया जाता। अब आपका आधार कार्ड बाद में बना है, वैसे ही आप हर एक कंप्यूटर का IP एड्रेस उसको तब मिलता है जब वो कंप्यूटर या वो डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट हो जाती है। A network interface card NIC जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा, is needed to allow a device to connect to a network, ओके, तो ये वाले स्टेटमेंट सही है। राउटर इंस्पेक्ट डेटा पैकेट रिसीव ओवर द इंटरनेट, तो ये भी आपका सही है, तो सही आंसर आ गया D एंड E। राउटर्स क्या होते हैं, जब भी हम वाईफाई वगैरह कनेक्ट करते हैं ना तो उस वक्त राउटर्स कनेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। तो मान लो इस कंप्यूटर से या इस इंटरनेट से डेटा पैकेट आ रहा है, उसको सही जगह पे रूट से याद रखो, उसको सही रूट बताएगा कि एग्जैक्टली ये कौन सी कंप्यूटर के लिए या एग्जैक्टली कौन से डिवाइस के लिए बनाया गया है, ये हमें राउटर बताने में मदद करता है। तो ये सभी स्टेटमेंट्स एज इट इज पढ़ लीजिए, थोड़ा घुमा फिरा के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, राइट। नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी कम्युनिकेशन के लिए क्या यूज होता है, ये सब देखना है। सो मैक हमने पढ़ा था, ऑपरेटिंग सिस्टम है किसका, एप्पल कंपनी का। जैसे हम लोग एंड्रॉयड फोन यूज करते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर्स में हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, वैसे मैक एप्पल कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है। रोम रीड ओनली मेमोरी, रोम होती है मेमोरी, ठीक है। सो सेकंड का यहाँ पर ऑप्शंस एक बार मैं देख लेती हूँ। ओके, सो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। नेटवर्क सिस्टम्स आपका फायरवॉल है, नेटवर्क को फ्रॉड या फिर गलत फाइल्स आने से बचाने के लिए फायरवॉल यूज किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज मैक, मेमोरी है रोम, और कम्युनिकेशन करने के लिए हम ईमेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एवरी टाइम अ डिवाइस कनेक्ट्स टू अ नेटवर्क, हर बार जब एक डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट होती है, इट इज गिवन एन IP एड्रेस, ठीक है। तो उसको वो क्या करती है, अपना IP एड्रेस शेयर करती है उसके साथ, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अभी हमने पढ़ा डिवाइसेस दैट नेवर डिस्कनेक्ट
रिटेन द सेम आईपी एड्रेस। एक डिवाइस, अब ऐसा नहीं है कि हर बार आप इंटरनेट यूज कर रहे हो फिर उसको डिस्कनेक्ट कर रहे हो मान लीजिए 1 महीने के लिए तो आपका आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। एक बार आपका सिस्टम आपके इंटरनेट से कनेक्ट हो गया, आपको आईपी एड्रेस मिल गया तो वो यूनिक है, उसको कोई भी कभी भी चेंज नहीं कर सकता, राइट। सो ये है आपका सही आंसर, दैट बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। Which of the following electronic technology is the key technology for making the first generation computers? So हमने पहले भी डिस्कस किया है, राइट, कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स टोटल 5 जनरेशन हमारे पास है। फर्स्ट जनरेशन में जो मेन चीज यूज होती है वो है वैक्यूम ट्यूब्स। एक और होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूं, बताइए मुझे कि इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी कौन से कंप्यूटर की जनरेशन के अंदर यूज होते हैं। द फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर्स आर, सो डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है, जो कंप्यूटर्स होते हैं उसके अंदर कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से फंक्शंस आपको मिलते हैं। सो इनपुट डिवाइसेस होती है, कीबोर्ड है, माउस है, इनपुट डिवाइसेस होती हैं। प्रिंटर का तो जरूरी नहीं है, प्रिंटर होना या नहीं होना आपकी चॉइस होता है, तो बी तो नहीं होगा, ए है बट बी नहीं है, तो इसको हम डिलीट कर देंगे। इस ऑप्शन में ए और बी दोनों ही नहीं है। ओके, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू तो होता ही है, लैपटॉप के अंदर भी होता है, अलग से दूसरा कंप्यूटर जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं उसमें भी सीपीयू होता है, मेमोरी भी होती है और आउटपुट डिवाइसेस भी होती हैं। तो सही आंसर है ए, सी, डी एंड ई ओनली, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 हियर इज द करेक्ट आंसर। ओके, कोड गालिब इज रिप्रेजेंटेड बाय HBMJZ, ठीक है। सो टाइगर विल बी रिप्रेजेंटेड बाय, सो कोडिंग एंड डिकोडिंग में जनरली क्या होता है, हम लोगों को कोड लैंग्वेज में यहाँ पे टर्म्स दी जाती हैं एंड हमें उनको समझना होता है कि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन में पूछा गया है हम उसको कैसे कैलकुलेट करनी। तो बहुत इजी मेथड मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे पूछा गया है GALIB, ठीक है। सो इसका मतलब बताया गया है HBMJC, ठीक है। तो HBMJC यानी कि अगर आप लोगों ने अभी तक प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है जिसमें मैंने आप लोगों को लेटर सीरीज बताया है, तो उसमें आपने देखा होगा कि मैंने आपको बोला था कि A से Z एंड Z से A जो हमारे लेटर्स की सीक्वेंसिंग होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वैसे ही कोडिंग एंड डिकोडिंग में भी लेटर की सीक्वेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब G को हम H में रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमने क्या किया, G के बाद सीरीज में आता है H, यानी कि हमने +1 किया। A के बाद आता है B, तो यहाँ पे भी हमने +1 किया। L के बाद आता है M, अगेन +1। तो इस पूरी सीक्वेंस में आप लोग देख सकते हो कि हमने एक एक लेटर को आगे ऐड किया है एंड देन हमने उसको कोड डिकोड कर दिया है, ठीक है। सिमिलरली हमसे पूछा गया है अब कि टाइगर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सो जो फॉर्मूला, जो रूल हमने इस गिवन क्वेश्चन में यूज किया है वही हम लोग इसमें भी यूज करेंगे, यानी कि इसमें भी अगर हम लोग +1 करते हैं तो T को हम लिखेंगे U, I को हम लोग लिखेंगे J, G को हम लिखेंगे K, E को लिख सकते हैं F एंड R को लिख सकते हैं हम लोग S, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि UJHFS, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 हियर इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, बस आप लोगों को थोड़ा सा लॉजिक लगाना है कि हम वैल्यू को ऐड कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, कौन सा यहाँ पे प्रोटोकॉल हम यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, हम लोग यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को डिफरेंट वे में बताऊंगी मैं आप लोगों को कि कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि 645 को हम बोलते हैं डे इज वार्म, ठीक है। 42 को बोला जाता है वार्म स्प्रिंग एंड 634 को बोला जाता है स्प्रिंग इज सनी। तो हमें बताना है कि सनी के लिए यहाँ पे सेपरेटली हम लोग कौन सा डिजिट यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले तो ये देखना है कि सनी कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। सनी इसमें है तो हम इस वाली स्टेटमेंट को इस वाली स्टेटमेंट के साथ सबसे पहले कंपेयर करते हैं, ठीक है। सो इन दोनों स्टेटमेंट्स में देखा जाए तो क्वेश्चन जो डिजिट है 4 कॉमन है, ठीक है, 4 कॉमन है एंड इन दोनों स्टेटमेंट्स में कॉमन चीज है स्प्रिंग। तो इसका मतलब हम लोग स्प्रिंग को क्या मान सकते हैं, स्प्रिंग को हम लोग यहाँ पे 4 मानकर ले चल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग स्टेटमेंट 1 को देखें तो 1 स्टेटमेंट में भी हमारे पास 4 है, लेकिन इसका जो कोड दिया गया है, कोड में कहीं पे भी आप लोगों को स्प्रिंग लिखा हुआ नजर नहीं आएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि 4 जो है वो ऑप्शन नहीं हो सकता। सो इस ऑप्शन को तो हम पहले ही यहाँ से रिमूव कर देंगे,
ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2 की। सो 2 जो है, अगर हम 2 लेकर चलें तो 2 पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सनी यहाँ पे है ही नहीं है, इस वाली स्टेटमेंट में 2 है ही नहीं, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो 6, 3 एंड 4 है। अगेन यहाँ पे ऑप्शन नंबर 5 भी हमारे पास नहीं है, यहाँ पे 5 नहीं लिखा है स्टेटमेंट में, तो 5 को भी हम क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। सो लास्ट ऑप्शन बचा हमारे पास ऑप्शन नंबर 3। सो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, दैट इज सनी का यहाँ पे जो डिजिट रिप्रेजेंटेशन है वो है 3। ठीक है, सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर है। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत इजी होते हैं, बस इसमें आप लोगों को प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो आप लोगों के लिए उतना ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो क्वेश्चन नंबर 3 हमें बोलता है इफ ए इज कोडेड एज सी, तो अगर हम लोग ए को सी मानकर चलते हैं, एम को हम लोग आई मानकर चलते हैं, एन को हम लोगों ने पी मान लिया, यहाँ पे लिखा है सब कुछ, ठीक है, एस को हम लोग ओ मानते हैं, आई को हम लोग ए मानते हैं, पी को हम लोग एन मानते हैं एंड ई को हम लोग एम मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ओ को हम ई मानकर चलते हैं एंड सी को हम लोग एस मानकर चलते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि कंपनीज को हम लोग क्या लिखेंगे, तो हर एक वर्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, इसका कोड क्या है वो यहाँ पे गिवन है, सिर्फ हमें क्या करना है, कंपनी को हम क्या बोल सकते हैं उसको इधर बताना है। तो सबसे पहले आता है सी, सी को हमने कोड किया है एस, तो हम लिख देंगे एस। दूसरा आता है ओ, ओ को हमने लिखा है ई, तो हम ई लिख देंगे। तीसरा आता है हमारे पास एम, एम को हमने यहाँ पर मान लिया है आई, पी, पी को हमने मान लिया है एन। ठीक है, नेक्स्ट आता है ए, सो ए को हम मानकर चले हैं सी, एन, एन के केस में हमने इसको बोला है पी। ठीक है, नेक्स्ट आता है आई, आई को हमने मान लिया है ए एंड ई, ई को हमने यहाँ पे कोड किया है एम। लास्ट वर्ड है एस, तो एस को देखेंगे, एस को यहाँ पे बोला गया है ओ। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सारी स्टेटमेंट्स का कोड यहाँ पे गिवन है, हमें गिवन सीरीज में से क्या करना है, सिर्फ इसको यहाँ पे इसका जो कोड गिवन है उसमें इसको रिप्रेजेंट करना है। तो राइट आंसर है हमारे पास SEINCPAMO। ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 होगा राइट आंसर। ठीक है, सो इसी तरह के क्वेश्चन में अगर मैं आप लोगों को बोलूं, ठीक है, कोड्स गिवन है, ठीक है, अगर मैं एक आप लोगों को क्वेश्चन देती हूँ, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइएगा। ठीक है, हमें कन्वर्ट करना है BACMES, इसका जो कोड होगा वो क्या होगा, वो आप लोग मुझे जो है कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोड्स आप लोग यही सेम यूज करोगे, बस आपने इसका मुझे आंसर बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगरतला को यहाँ पे बोला गया है 14168171। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, अगरतला। ठीक है, 14168171। थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन है। ठीक है, अगरतला को हम लोगों ने इस तरह से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है, ये H नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 171। ठीक है, यहाँ पे H नहीं है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया है कि हम लोग आगरा को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। सो ए को हमने, ए का कोड 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है एंड यहाँ पे भी 1 है। तो आप लोगों ने सबसे पहले तो देखना है कि ए कितनी बार है एंड क्या सभी ए का कोड सेम है या नहीं है। सो जनरली एग्जाम में सभी का कोड सेम होता है, तो ए को हम लिखेंगे 1, जी का कोड है हमारे पास 4, आर का कोड है हमारे पास 6 एंड अगेन ए का कोड है हमारे पास 1। सो राइट आंसर होगा 1461, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। सो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, इफ ए स्टैंड्स फॉर 5, ए को 5 मान लिया है, बी को हमने 6 मान लिया है, सी को हम मानकर चलते हैं 7, डी को हम मानकर चलते हैं 8। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे सीक्वेंस है 5 6 7 8। अगर ई होता तो ई को हम लोग 9 मानते। ठीक है, एफ को हम लोग 10 मानते। तो इस तरह से यहाँ पे कोड सो ऑन लिखा है, मतलब आगे की जैसे जैसे हम लोग अल्फाबेट्स ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे नंबर्स बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे पूछा गया है कि 17, 19, 20,
9 एंड 8, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो सबसे पहले 9 अगर देखें, 9 का हमें पता है, 9 को हम लोग बोलेंगे ई, ए को हम लोग बोलते हैं डी। ठीक है, सो ऑप्शंस में आप लोग देख सकते हो, आप लोगों के पास डी एंड ई सिर्फ इसी ऑप्शन में गिवन है। ठीक है, तो आप लोग एक तो यहां से भी राइट आंसर सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर यहां से आप लोगों को नहीं फिर भी क्लियर है, आप लोग पूरा कैलकुलेट करना चाहते हो, तो भी आप लोग इजीली इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप लोग देखोगे कि अगर 17 है तो 17 को हम बोल सकते हैं एम, 19 को बोल सकते हैं ओ, 20 को बोल सकते हैं पी। तो इस चीज को आप लोग कैलकुलेट भी कर सकते हो। सो इस अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज MOPED। ठीक है, सो ये है हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, सो कोडिंग डिकोडिंग में हमेशा आपने ध्यान रखना है कि कुछ भी क्वेश्चन गिवन है, आप लोगों को एग्जाम में बहुत अच्छे से हिंट्स गिवन होते हैं, तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि एग्जाम में क्या पूछ लिया। एंड जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। एंड अगर आप लोग हमारे पेड यूजर्स हो, तो मैं उसमें आप लोगों के लिए क्या करूँगी कि टेस्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐड कर दूंगी, सो दैट आप लोग इजीली उसको एक्सेस कर सको, एंड उस लोगों को आप उन सब चीज़ों को आप लोग प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, सो अब लास्ट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के लिए एक्सरसाइज क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन पे दोगे। सो यहाँ पे स्ट्रीमर्स का कोड दिया गया है ये। ठीक है, आप लोगों को नॉलेज का कोड जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो जैसे कि यहाँ पे एस को हम बोलते हैं यू, इस अकॉर्डिंग आप लोगों को सॉल्व करना है। सो एक ये क्वेश्चन, एक अभी मैंने आप लोगों को प्रीवियस थर्ड क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन बना करके दिया था। सो इन दोनों के आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू व्हाट? सो हमारे पर्यावरण को समय के साथ साथ बहुत ज्यादा नुकसान हो रहे हैं, एंड हर एक नुकसान को कैसे कंट्रोल करके अपने पृथ्वी को हम बचा सकते हैं, इसके लिए बहुत से प्रोटोकॉल्स बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में पूछा है कि ये किससे रिलेटेड है? ओजोन डिप्लीशन, हाजार्डियस वेस्ट, क्लाइमेट चेंज या फिर न्यूक्लियर एनर्जी। सो देखो, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में जापान के क्योटो नाम की जगह में सबसे पहले अडॉप्ट किया गया था, एंड इंडिया ने इसको 2005 में ज्वाइन कर लिया। अब मेजर फोकस क्योटो प्रोटोकॉल का रहता है ग्रीन हाउस गैसेस के इस्तेमाल को हम कैसे कम करें। सो ग्रीन हाउस गैसेस की जब भी हम बात करते हैं, इसका मतलब है हम क्लाइमेट चेंज के बारे में बात कर रहे हैं। सो यहाँ से आप याद रख सकते हो कि क्योटो प्रोटोकॉल क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन को कंट्रोल करने के लिए एक इंटरनेशनल लेवल पर बनाया गया है, एंड बहुत अच्छे से अपना काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टाइफॉइड फीवर इज व्हाट? टाइफॉइड फीवर अ वाटर बोर्न डिजीज इज कॉज्ड बाय व्हाट? सो आप लोगों ने टाइफाइड का नाम सुना होगा, ये किसकी वजह से होता है? वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन या फिर हेलमिंथ, जिसको कृमि कहा जाता है। ओके, so typhoid fever can spread throughout the body and harm न्यूमरस ऑर्गन्स। ठीक है, पूरी बॉडी में ये फीवर फैल जाता है एंड इजीली इसको कंट्रोल नहीं किया जाता। तो ये होता है एक ऐसा बैक्टीरिया जो कि बहुत आसानी से, बहुत इजीली हमारी बॉडी में फटाफट से फैल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया स्टैंड्स एट व्हाट पोजीशन एज पर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022, रैंकिंग लोअर देन लास्ट ईयर्स फिफ्थ प्लेस। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट क्या होती है। पूरे वर्ल्ड में हर एक सिटी में देखा जाता है, हर एक कंट्री वाइज और पूरे वर्ल्ड वाइज एक लिस्ट जारी की जाती है कि किस सिटी की एयर क्वालिटी क्या है। तो आप लोगों को इंडिया में खास तौर पर दिल्ली का तो पता ही है कि रिपोर्ट वहाँ की एयर क्वालिटी की हमेशा कितनी खराब रहती है। यहाँ पर इंडिया के बारे में पूछा है कि क्या पोजीशन रही थी 2022 में। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 8th पोजीशन। ओके, एंड यहाँ पर दिल्ली की बात करें, इंडिया में सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड जो सिटी है वो दिल्ली मानी गई है इस रिपोर्ट के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द टू लिस्ट गिवन बिलो, दो लिस्ट दी है, एक तरफ हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के नंबर बताए गए हैं और दूसरी तरफ ब्रॉड एरियाज बताए गए हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन सा क्या काम करता है। गोल नंबर 4, 5, 14 एंड 15। ओके, सो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके लिए देखो आंसर पे जाते हैं, पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स टोटल 17 होते हैं, जो आपको इस तरीके से याद रखने। इसके लिए एक ट्रिक वाली वीडियो मैं ऑलरेडी लेकर आई हूँ, वो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। यहाँ पर गोल नंबर 5 पूछा है सबसे पहले,
है ना। गोल नंबर 4 एंड 5, तो देखो 4 बोलता है कि हर एक बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन, बेस्ट एजुकेशन मिलनी चाहिए और जेंडर इक्वालिटी, मेल फीमेल बराबर होने चाहिए। तो देखो गोल 4 क्वालिटी एजुकेशन एंड गोल 5 बोलता है जेंडर इक्वालिटी। सिमिलरली गोल नंबर 14 बोलता है लाइफ बिलो वाटर एंड गोल 15 बोलता है लाइफ ऑन लैंड। तो इसको याद रखिए, ट्रिक्स नहीं देखे तो वीडियो मिल जाएगी, बस कमेंट कर दीजिए कि वो वीडियो मैं आपको दे दूं, ठीक है। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट क्रूशियल फैक्टर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंदिरा गांधी कैनल कमांड एरिया। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, इको डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट या फिर कॉलोनाइजेशन ऑफ लैंड। सो करेक्ट आंसर है इको डेवलपमेंट, यानी कि पारिस्थितिकी के विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो जैसे हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स देखे कि इसमें 17 गोल्स होते हैं, वैसे ही हमारे पास मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स होते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर मैंने एक होमवर्क क्वेश्चन दे दिया कि बताइए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में टोटल कितने गोल्स होते हैं, ये एग्जाम में जरूर आता है। सो पहले तो यहाँ पर बोलता है गोल नंबर 5 इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, हाईएस्ट नंबर ऑफ टारगेट किसके हैं ये यहाँ पर पूछा है। गोल नंबर 6 कॉम्बैट HIV, गोल नंबर 7 इंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, गोल नंबर 8 डेवलप अ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, सो इसमें देखो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है, क्योंकि इसमें बोला है कि एक ऐसी ग्लोबल पार्टनरशिप यानी कि सारी कंट्रीज को मिलकर एक पार्टनरशिप के रूप में काम करना चाहिए जिससे कि वो डेवलपमेंट की ओर बढ़ सके। क्योंकि कई टारगेट ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ एक कंट्री नहीं कर सकती, बहुत सारे लोग मिलकर करेंगे तो इजीली उसको अचीव किया जा सकता है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा टारगेट्स गोल नंबर 8 में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 इज। सो कोविड-19 के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन सा वायरस था? तो कौन सा था? बच्चे बोलेंगे कोरोना 19, गलत। कोरोना 19 नहीं है, ये कंफ्यूज करने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन रखा गया था। ठीक है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था SARS-CoV-2, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। नेक्स्ट इज विच कंट्री इज द process of setting up the largest integrated solar wind energy park of 30 gigawatt capacity। कौन सी कंट्री ऐसी है जिसका सबसे लार्जेस्ट सोलर विंड एनर्जी का पार्क बना है? सो ये है इंडिया। ये स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 2 बार ऐसे पूछा गया है कि इंडिया एक लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड सोलर विंड एनर्जी पार्क बना रहा है जिनकी हाईएस्ट कैपेसिटी क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि 30 GW कैपेसिटी है। तो यही क्वेश्चन ऐसे आता है। नेक्स्ट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज लैंड इज वल्नरेबल टू अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के लिए सबसे ज्यादा संवेदनशील कितने परसेंट भूमि है इंडिया में? वो है 57% अप्रोक्सीमेटली। कॉन्सेप्ट बिहाइंड फ्यूल सेल व्हीकल्स इज। आप लोगों ने फ्यूल सेल व्हीकल के बारे में सुना होगा, ईंधन सेल वाहन, उनके लिए क्या कॉन्सेप्ट उनके पीछे काम करता है? सोलर एनर्जी में कारें चलती है? नहीं चलती। सोलर एनर्जी से चलने वाली कार्स अभी तक तो इतनी कॉमन नहीं है। यूजिंग रिचार्जेबल बैटरीज रन कार्स, रिचार्जेबल बैटरीज वाली होती हैं बट उसमें फ्यूल सेल व्हीकल यूज नहीं किया जाता। यूजिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू रन कार्स, यूजिंग इम्प्रोवाइज्ड सीएनजी कार्स में भी बैन हो चुकी हैं, इसलिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के द्वारा उस कार को रन किया जाता है। Next is which of the following air pollutants is known to be a human carcinogen? ठीक है, so correct answer is asbestos fiber. Next is pyrolysis helps in addressing the problem of what? Pyrolysis helps in addressing the problem of municipal solid wastes. Next question is the period of Sendai framework for disaster risk रिडक्शन इज। सो सिंदाई फ्रेमवर्क से ना अभी रिसेंटली बहुत से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, पहले ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। सो इसमें कहा है कि इनका एक रेंज इन्होंने मानी है कि अब तब तक अपना डिजास्टर रिस्क को रिड्यूस कर देंगे। तो वो रेंज क्या है? वो है 2015 से 2030। Next question is which one of the following types of power plants provide electricity consistently running 24 hours per day 7 days a week?
ठीक है, कौन सा वो पावर प्लांट है जो कि हमें प्रोवाइड करवा रहा है ये फैसिलिटी? तो ये है जियोथर्मल पावर प्लांट। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस बेसिस नहीं, यहाँ पर गैसेस होगा, ठीक है, वर द टारगेट गैसेस हुज एमिशन वाज टू बी कवर्ड अंडर द फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल। सो मैंने आपको अभी बताया पहले क्वेश्चन में कि क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करता है। इन्होंने कहा है कि जो फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड था क्योटो प्रोटोकॉल का, उस समय इन्होंने कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल करने के बारे में बात कही थी। तो SO2 तो नहीं था, CO2 था, देन वी हैव N2O, then we have NH3 and NH3 भी नहीं था, and CH4, ठीक है। सो करेक्ट आंसर है B, C and E ओनली। बस इन गैसेस के नाम याद रख लीजिए, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज assertion reason based. Rise in water temperature from normal levels due to thermal pollution can adversely affect water quality and aquatic life. अब देखो, जैसे जैसे समय के साथ साथ हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, पानी का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, नॉर्मल लेवल से ऊपर होता जा रहा है थर्मल पॉल्यूशन की वजह से। इसमें कहा है कि ये वाटर की क्वालिटी के साथ साथ जो पानी के अंदर मछलियां होती हैं उनको भी काफी नुकसान पहुंचाता है। तो ये बिल्कुल सही है। सेकेंड इज ऑक्सीजन सॉल्युबिलिटी इन वाटर इंक्रीजेस एज टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो ये तो कोई लॉजिक नहीं है कि जैसे जैसे पानी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ये कहते हैं कि ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती जाती है। तो ये बिल्कुल गलत लॉजिक है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा A is correct and R is incorrect. The new education policy is based on some pillars. How many pillars does NEP 2020 have? So new education policy 2020 में लागू की गई थी, इसलिए इसका नाम NEP 2020 है। ये कुछ स्तंभों के ऊपर काम करता है एंड इसमें पूछा है कि उसके कितने स्तंभ हैं। ऑप्शंस है 5, 4, 3 and 8. So correct answer है ऑप्शन नंबर 1, that is total 5 pillars होते हैं एंड उन 5 pillars के क्या नाम है ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। सो आप देख सकते हो, सबसे पहला पिलर है एक्सेस, यानी कि आप जितने भी बच्चे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारी कंट्री में, वो चाहे फिर किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी लोकेशन के हैं, किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं, सभी को बराबर एलिमेंट्री एजुकेशन दी जाएगी। क्वालिटी एजुकेशन का एक्सेस यानी कि उनकी पहुंच सब तक रहेगी। ओके, एक अच्छी एजुकेशन की पहुंच बच्चों तक पहुंचाना, ये सबसे पहला पिलर है। दूसरा पिलर है इक्विटी। इक्विटी का मतलब हम बोल सकते हैं सिंपल भाषा में फेयरनेस, यानी कि आप चाहे किसी भी जाति प्रजाति के बच्चे हैं, आप किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, हर एक स्टूडेंट के लिए फेयर डिसीजंस यहाँ पर लिए जाएंगे। एक अच्छी एजुकेशन फेयरली सबको दी जाएगी, सबको इक्वल अधिकार यहाँ पर दिए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वालिटी। सो क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को बनाया गया है एंड ये पूरा ध्यान रखते हैं कि हर स्टूडेंट को एक क्वालिटी एजुकेशन मिले ताकि वो फ्यूचर में भी कुछ अच्छा कर सके। नेक्स्ट इज अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी का मतलब है कि पहले कहा जाता था कि एजुकेशन बहुत महंगी है, बट NEP 2020 ये कहता है कि एटलीस्ट 3 से 18 साल तक के बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाए ताकि हर बच्चा इस देश में पढ़ा लिखा हो। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए जो भी पॉलिसीज प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं उनको स्ट्रिक्टली ध्यान में रखा जाएगा और उस पर काम किया जाएगा। तो ये है NEP के 5 इंपॉर्टेंट पिलर्स। आगे बढ़ते हैं। In adopting a 5+3+3+4 model for school education starting at age of 3. So देखिए NEP 2020 ने एजुकेशन का एक नया मॉडल इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम था 5+3+3+4। इसमें बोला है कि बच्चों की स्कूल एजुकेशन 3 साल की उम्र से शुरू हो जाती है। आगे कहा गया है द पॉलिसी रिकॉग्नाइजेस द प्राइमेसी ऑफ फॉर्मेटिव इयर्स फ्रॉम एजेस ऑफ 4 to 9 इन शेपिंग द चाइल्ड्स फ्यूचर। साथ ही यहाँ पर ये बोला है कि ये पॉलिसी इस चीज पर ध्यान देती है कि बच्चों की जो फॉर्मेटिव इयर्स की एज है, मतलब बच्चों का फ्यूचर बनाना, क्या वो सीखेंगे, क्या वो आगे करेंगे, उसके लिए 4 से लेकर के 9 साल की उम्र सबसे सही होती है। अब देखो, अगर इस क्वेश्चन को अच्छे से देखोगे आप तो इसी में इसका आंसर लिखा है। वो कैसे? आप लोगों को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि 5+3+3+4 जो मॉडल है वो क्या है। तो 5 इयर्स इसमें फाउंडेशनल स्टेज होते हैं जिसमें 3 साल से लेकर के 8 साल के बच्चों को इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद
ये वाला जो 3 है ये आता है आपका प्रेपरेटरी स्टेज, जिसमें 8 साल से लेकर 11 साल के बच्चे होते हैं। अगला है मिडिल स्टेज, जिसमें 11 से 14 साल के बच्चे होते हैं, ये वाला 3 है। और लास्ट है सेकेंडरी स्टेज, ये 4 इयर्स का इसमें टेन्योर रहता है, जिसमें कि 14 से लेकर 18 साल के बच्चे होते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि एज ऑफ 3 यानी कि 3 साल से स्कूल एजुकेशन शुरू होती है। यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि 4 से होती है, तो यही गलत है इस स्टेटमेंट में। तो इसलिए ये वाला जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि फॉर्मेटिव ईयर्स जो होते हैं वो 3 से 8 साल के बीच में होते हैं, जिसमें एक चाइल्ड का फ्यूचर हम शेप कर सकते हैं, उसको डेवलप कर सकते हैं। सो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर अगर 3 to 8 लिखा होता तो ये क्वेश्चन सही था। Next is, according to National Education Policy 2020, assessment of learners include. So देखिए, मूल्यांकन हमने टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ा है कि स्टूडेंट्स का मूल्यांकन करना बहुत जरूरी होता है। तो किन किन बेसिस पर, किन किन चीजों को ध्यान रखते हुए एनईपी कहता है कि स्टूडेंट्स का मूल्यांकन हमें करना चाहिए। ऑप्शंस है कॉग्निटिव, मैंने आपको बताया है कॉग्निटिव का मतलब होता है मेंटल एबिलिटीज। ठीक है, किसी की मेंटल एबिलिटीज, वो सोशली कैसे हैं, बाहर कैसे हैं, लोगों से कैसे मिलते हैं, स्पिरिचुअल डोमेन यानी कि धर्म से कितना जुड़े हैं। तो इन बेसिस पे आप क्या किसी बच्चे का असेसमेंट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। ठीक है, दूसरा है फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डोमेन्स। सो साइकोलॉजिकल डोमेन्स तो इंपॉर्टेंट होते हैं, बट फिजिकल डोमेन्स ही हम ये नहीं जान सकते एग्जैक्टली कि बच्चा किस लेवल पर नॉलेज गेन कर सकता है। नेक्स्ट है कॉग्निटिव एंड फिजिकल डोमेन। सो कॉग्निटिव डोमेन, मेंटल हेल्थ तो किसी की भी जरूरी होती है, बट फिजिकल डोमेन को यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता, तो ये क्वेश्चन भी गलत है। लास्ट ऑप्शन है कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन। तो ये तीनों डोमेन कहाँ है, ये तीनों डोमेन हमने ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में पढ़े हैं, ब्लूम के वर्गीकरण में पढ़े हैं। ब्लूम ने कहा था कि किसी भी व्यक्ति का संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोप्रेरणा क्षेत्र जानना बहुत जरूरी है उनकी असेसमेंट के लिए, उनका लेवल जानने के लिए। तो सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनईपी 2020 इज देयर फॉर द रियलाइजेशन ऑफ द गोल ऑफ। सो कौन से लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एनईपी 2020 को इंट्रोड्यूस किया गया था? स्किल इंडिया मिशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एजुकेशन से जुड़ा हुआ नहीं है इतना ज्यादा, एनईपी से जुड़ा हुआ नहीं है। मतलब एजुकेशन फॉर ऑल एजेस मिशन, इस नाम का कोई मिशन है ही नहीं। ठीक है, सो ये वाला ऑप्शन भी गलत है, ये भी गलत है, तो सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 1, स्किल इंडिया मिशन। एनईपी 2020 यही कहता है कि इंडिया में जितने भी बच्चे हैं, जितने भी लोग हैं, वो स्किल्ड होने चाहिए। कौशल भारत मिशन एनईपी के साथ जुड़ा हुआ है। Next is, which of the following type of courses have been emphasized to be introduced as per NEP 2020? तो कौन से कोर्सेज को यहाँ पर NEP 2020 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था? मूक नहीं, क्योंकि ये स्वयं से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है वैल्यू बेस्ड कोर्सेज, करंट अफेयर्स कोर्सेज या फिर एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज। तो एक यहाँ पर स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देना चाहती हूँ, वो ये है कि बताइए मूक की फुल फॉर्म क्या है, एग्जाम में बहुत बार आती है। ठीक है, एंड अगर आपको ये सेशन भी पसंद आ रहे हैं तो मुझे कमेंट करके बताते रहिए, ताकि मैं इसी तरीके से आपके लिए टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाती रहूं। सो इसका करेक्ट आंसर है वैल्यू बेस्ड कोर्सेज। क्यों? क्योंकि देखिए वैल्यू बेस्ड कोर्सेज एनईपी में इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया है क्योंकि ये बोलता है कि एक तो ये स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है, यानी कि स्टूडेंट किस लेवल पर पढ़ना चाहते हैं, कैसे पढ़ना चाहते हैं, किस तरीके से उनको पढ़ना अच्छा लगता है, जल्दी समझ आता है, वो सब चीजें स्टूडेंट्स डिसाइड कर सकते हैं एनईपी के जरिए। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब है कि मल्टीपल फॉर्मेटिंग में यहाँ पर काम किया जाता है। ओके, सो वैल्यू बेस्ड कोर्सेज है कि ऐसे नहीं रट्टा मारकर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, यहाँ पर सपोर्टिव एंड इंक्लूसिव एनवायरनमेंट बनाया गया है ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ें, उनकी एजुकेशन के साथ साथ उनकी अपनी भी डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ECCE? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ECCE की फुल फॉर्म है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ECCE हमें यही बोलता है कि जितना जल्दी आप एक बच्चे की केयर और उनकी एजुकेशन पर ध्यान देने लग जाओगे, उतना ज्यादा उनके मेंटल डेवलपमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, उतना ज्यादा एक बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। ओके,
सो यहाँ पर इसीलिए एनईपी ने यही अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए ही 3 to 6 ईयर्स जो है वो प्राइमरी बेसिस पर एजुकेशन शुरू करने के लिए कहा है। Next question, as per NEP 2020, which of the following is correct about continuous professional development of school teacher? So एक स्कूल टीचर की प्रोफेशनली डेवलपमेंट होना कंटिन्यू रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार पढ़ाई कर ली, बीएड कर लिया, ये वो कोई भी कोर्स कर लिया, एग्जाम क्वालिफाई कर लिया और हो गया। एनईपी 2020 बोलता है कि एज अ टीचर आपको अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए लगातार पढ़ाई करते रहनी चाहिए। तो उसके अंडर एक पॉलिसी बनाई गई है जो कहती है कि एवरी स्कूल टीचर रिक्वायर्स मिनिमम 50 आवर्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट पर ईयर, कि हर स्कूल में जो भी टीचर है मिनिमम उनको अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए साल में 50 आवर्स यानी कि 50 घंटे का एक कोर्स करने की जरूरत है, एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट का सेशन लेने की जरूरत होती है। ठीक है, तो ये 50 आवर्स आपको याद रखने हैं एंड ये सिर्फ स्कूल टीचर्स के लिए ही है। ठीक है, ये कैसे हो सकता है? टीचर्स को वर्कशॉप्स में भेजा जाता है, कॉन्फ्रेंसेस में, ऑनलाइन कोर्सेज उनको दिए जाते हैं ताकि उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट होती रहे कि लेटेस्ट क्या चल रहा है, क्या क्या एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट हो रही है, ये सब एक टीचर को भी पता लगता रहे, तभी वो एक बच्चे को, एक क्लास को अच्छे से पढ़ा पाएंगे अगर टीचर अपने आप भी अपडेटेड रहेंगे। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट इज select pedagogical practices to enhance experimental learning in EVS according to NEP 2020. So, NEP 2020 के हिसाब से EVS के क्या क्या कॉन्सेप्ट है ये हमने पढ़े थे ऑलरेडी। स्टूडेंट्स, ये NEP 2020 के क्वेश्चंस का पार्ट 2 है। पार्ट 1 अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो मुझे एक बार कमेंट कर दीजिए, मैं वहीं पर आपके साथ पार्ट 1 का लिंक शेयर कर दूंगी। तो ये बोलता है कि फोकसिंग ऑन की कॉन्सेप्ट ऑफ ईवीएस, एनईपी ईवीएस के की कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करता है। इंटीग्रेटिंग ऑफ आर्ट्स इन पेडागोजी ऑफ ईवीएस एंड इंटीग्रेशन ऑफ स्टोरी टेलिंग इन टीचिंग ऑफ ईवीएस। सो करेक्ट आंसर है बी एंड सी बोथ। ठीक है, ईवीएस के की कॉन्सेप्ट्स पर ये फोकस नहीं करता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द की एम्फेसिस ऑन द एनईपी 2020 रिगार्डिंग पेडागोजिकल स्ट्रक्चर फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन? सो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन वही है 3 से 6 साल वाला कॉन्सेप्ट। देखिए हर क्वेश्चन में वही आ रहा है। तो इसमें कहा है कि एनईपी 2020 किसी के पेडागोजिकल स्ट्रक्चर से रिलेटेड किन किन चीजों पर ध्यान देता है, उसका मुख्य जोर किन चीजों पर है। करेक्ट आंसर है प्ले बेस्ड एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग अप्रोचेस। एनईपी 2020 के हिसाब से और जनरली भी अगर हम देखें तो जितना ज्यादा एक 3 साल से 6 साल का बच्चा गेम्स के थ्रू, खेलते खेलते या फिर देखकर किसी चीज को समझता है, उतना ज्यादा वो लिख कर या पढ़ कर नहीं समझ पाते हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा, आप अपने ही स्कूल में देख लीजिए, कई बच्चे सरकारी स्कूल से भी पढ़े होंगे, कई प्राइवेट स्कूल से भी पढ़े होंगे। तो गवर्नमेंट स्कूल्स में भी अभी लगभग जो आंगनबाड़ी और फर्स्ट सेकंड क्लास तक के बच्चे हैं उन लोगों को एक्टिविटीज के थ्रू सिखाया जाता है। उनको 1 2 3 4 रट्टा नहीं मारा जाता जैसे हमें सिखाया जाता था, उनको वो गेम्स के थ्रू सिखाया जाता है। सिंबल्स उनको प्लास्टिक के या बड़े बड़े से खिलौने दिए होते हैं उसके थ्रू सिखाया जाता है। तो यही बोला गया है कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के लिए क्या जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेटमेंट 1 बोलती है एनईपी 2020 स्टेट्स यूनिवर्सिटीज फ्रॉम अमंग टॉप 100 इन द वर्ल्ड विल बी एबल टू सेट अप कैंपसेस इन इंडिया। तो एनईपी 2020 ने अभी रिसेंटली ये बोला है कि टॉप 100 यूनिवर्सिटीज जो भी हैं पूरे वर्ल्ड में, वो इंडिया में अपने कैंपसेस सेटअप कर सकती हैं। इस चीज की परमिशन उनको दी गई है। स्टेटमेंट 2 बोलती है एनईपी proposes the extension of right to education to all children up to the age of 18। तो इसमें ये देखिए ये वाला स्टेटमेंट सही है। और दूसरी स्टेटमेंट भी बोला है कि हर एक बच्चे को शिक्षा का पूरा अधिकार है और 18 साल तक के बच्चे को जरूर एजुकेशन लेनी चाहिए। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ही पढ़ा था।
5+3+3+4 वाला जो फंडा मैंने आपको बताया वो यही था कि 3 साल से लेकर 18 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन का प्लान एनईपी 2020 के अंदर है। तो दोनों स्टेटमेंट्स क्या हैं, बिल्कुल सही है एंड ये एग्जाम में बहुत बार एज इट इज पूछी गई है। ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स ये सेशन आपको जरूर पसंद आया है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।